इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन का ट्रांसफर करना है तो अल्फा से एच आप निकाल देंगे। कैसे? इसको 1 लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे, इसको 3 लिखेंगे। 3 से एच 1 पे जाएगा, 1 2 का 1 2 3 पर शिफ्ट होगा, तो ये इक्विलिब्रियम यहां पर होता है और ये बन जाता है इन प्लस ऑल, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इन होता है, OH ऑल होता है, तो इन प्लस ऑल इन ऑल हो जाता है। तो sp3 कार्बन होगा, 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होगा, तो बोलते हैं उसको कायरल कार्बन। जैसे ये है, एक H लगा दिया, एक OH लगा दिया, एक Br लगा दिया, एक I लगा दिया। बताओ क्या ये कायरल है? जी हाँ कायरल है, सिंपल है। एनेंटियोमर क्या होता है? नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। चलिए आगे चलते हैं, आइसोमेरिज्म पे ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो और कन्फर्मर, ये 3 चीजें हमें पढ़नी है, एक एक करके हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन के बारे में बात कर लेते हैं। आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, ये पता है अपने को। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, चेन डिफरेंट होगी, ठीक है। और चेन डिफरेंट होने से क्या हो जाएगा? IUPAC नेम डिफरेंट हो जाएगा। चेन डिफरेंट होने से IUPAC इसका डिफरेंट हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, ऐसे 2 कंपाउंड जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखते हैं और IUPAC जिनका डिफरेंट होता है, ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम क्या? चेन आइसोमर्स। जैसे बहुत आसान है, मान लो एक ये लिखा है, एक ये लिखा है, यहां पर 4 कार्बन की चेन है, यहां पर 3 कार्बन की चेन है। देखो तो 4 कार्बन 3 कार्बन की दोनों क्या हो गए? CI हो गए आपस में। जैसे एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, 1 2 3 4 5 1 2। चेक कर लो जरा क्या है ये, चेक कर लो जरा क्या है ये, चेक कर लीजिए जरा क्या है ये, क्या नाम है इनका? नाम पूरा नहीं लिखना, बस नंबरिंग करके ही काम चला लोगे। 5 कार्बन, यहां 1 2 3 4, डिफरेंट हो गए, CI हो गए। आसान है एकदम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और चेन डिफरेंट हो, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और चेन डिफरेंट हो, ठीक है। पोजीशन आइसोमर क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और डिफरेंट पोजीशन हो, किसकी? डिफरेंट पोजीशन ऑफ ब्रांच, या फिर ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता, जैसे OH हो गया, NH2 हो गया, X हो गया, ठीक है, OCH3 हो गया, इस टाइप के। डिफरेंट पोजीशन हो आपकी ब्रांच की या फिर इस टाइप के ग्रुप्स की, है ना। ध्यान से देखिएगा, मेरे पास ऐसा लिखा है और मेरे पास ऐसा लिखा। अच्छा IUPAC तो डिफरेंट होगा ना। IUPAC क्या होगा? डिफरेंट। अगर आपकी पोजीशन चेंज होगा, यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमर जितने भी होंगे उन सब में IUPAC डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चरल आइसोमर जितने भी होंगे उन सब में IUPAC क्या होगा? डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चरल में IUPAC डिफरेंट होगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं आइसो नियो टर्सरी बता दो, रुक जाओ थोड़ी देर, अभी बताऊंगा, है ना, आइसो नियो टर्सरी सब बताऊंगा। चलिए यहां देखें जरा, अब जरा गौर से देखो, यहां पर चेन सेम होगी। देखो पेरेंट चेन क्या होगी? सेम। पेरेंट चेन डिफरेंट होने पर चेन आइसोमर होते हैं, पेरेंट चेन सेम होगी तो पोजीशन हो जाएगा। तो 1 2 3 4, देखो यहां OH 1 पे लगा है, यहां 2 पे लगा है, तो पेरेंट चेन सेम है। OH कहां लगा है? एक जगह 1 पे, एक जगह 2 पे। इसका मतलब ये क्या हो गया? PI हो गए, ठीक। पोजीशन चेंज हो जाए, जैसे मान लो अल्कीन में भी चलेगा बिल्कुल, ये भी PI है। क्यों? डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई, ठीक है, तो यहां भी चलेगा बिल्कुल। तो पेरेंट चेन सेम होगी और पेरेंट चेन वहां पर डिफरेंट होगी। इसका एक तरीका यह भी था, मैजिक नंबर ट्रिक से आप निकाल सकते थे इसको। क्या है भैया मैजिक नंबर ट्रिक? मैजिक नंबर में आप ऐसे चल सकते हो क्या कि आपको लिखना है X और Y के फॉर्म में। X क्या है आपका? नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, इन पेरेंट चेन। और Y क्या है बेटा? Y है ब्रांच ऑफ कार्बन। क्या है बेटा? ब्रांच ऑफ कार्बन। कार्बन की ब्रांच देखनी है तुम्हें, है ना, कार्बन की ब्रांच देखनी है तुम्हें। जैसे यही सवाल
पहले लिख लें क्या होता है अगर मैजिक नंबर डिफरेंट आते हैं। अगर मैजिक नंबर डिफरेंट हैं तो सीआई होता है, और अगर सेम है तो पीआई होता है। चेक कर लेते हैं जरा, इन सवालों में देख लेते हैं। यहां पर मेन चेन में 4 कार्बन, कोई ब्रांच है क्या कार्बन की? नहीं, तो 40 हो गया। मेन चेन में 3 कार्बन और 1 कार्बन की ब्रांच आ गई है ना, मतलब एक ब्रांच आ गई कार्बन की, एक ब्रांच आ गई तो 31। मैजिक नंबर डिफरेंट सीआई हो गए। यहां मैजिक नंबर कितना है? 50, और यहां मैजिक नंबर है 41। भाई ये मत करना कि सर 43 आना चाहिए, बेटा हमें ब्रांच देखनी। इसको मैं कितनी ब्रांच बोलूंगा? एक ही तो बोलूंगा ना, इसको मैं एक ब्रांच बोलूंगा। तो जो वाई होता है ना, वाई मैजिक नंबर में जो वाई होता है वो नंबर ऑफ ब्रांच होता है, ना कि वो जो आईयूपीएससी का नंबर है वो नहीं होता। 43 मत कर देना। कितनी ब्रांच है? कितनी ब्रांच है? एक ब्रांच है। कितनी ब्रांच है? एक ब्रांच है, तो 41। इधर आ जाओ, मेन चेन में 4 कार्बन, कोई कार्बन की ब्रांच है क्या? नहीं। आप बोलोगे सर ये है, तो बेटा ये OH है, कार्बन नहीं है, तो ये 40 हो जाएगा। और यहां पर भी बेटा 40 हो जाएगा। देखो कार्बन की ब्रांच चाहिए थी, ठीक है, कार्बन की ब्रांच चाहिए थी। इधर आ जाओ, 1 2 3 4, इसका मैजिक नंबर 40 और इसका मैजिक नंबर बेटे क्या आएगा? इसका भी तो 40 आएगा। तो देखो जरा, मैजिक नंबर सेम आ गए। मैजिक नंबर क्या आ गए? सेम आ गए। और मैजिक नंबर सेम आने पर क्या हो जाता है बेटे? पीआई हो जाता है। सही है, क्लियर है? क्यों? चलिए बहुत बढ़िया। तो एक सवाल मैं दे रहा हूं, आप बताएं क्या आंसर आएगा। चलो इन दोनों का आंसर कर देना जरा। सीआई है कि पीआई है? मैजिक नंबर सीआई और पीआई में लगता है ना। सीआई है कि पीआई? बताओ जल्दी से, सीआई है या पीआई है? जल्दी फटाफट से बता दो, बोलो। क्या लग रहा है? हम्म। हम्म। आइए देख लेते हैं। मैजिक नंबर चल लेते हैं, 3 4 5 6, 61। क्यों? एक ब्रांच है ये क्या हो जाएगा? 51। क्यों? ये एक ब्रांच है। दोनों डिफरेंट है तो क्या हो गया? सीआई। दोनों डिफरेंट है तो क्या हो गया? सीआई। चेन है ये, पोजीशन नहीं है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। मेटामेरिज्म की अगर हम बात करें तो ये होता है डिफर इन पोजीशन ऑफ, डिफर इन पोजीशन ऑफ एडम्स और ग्रुप्स, एडम्स और ग्रुप्स फ्रॉम ईदर साइड ऑफ, फ्रॉम ईदर साइड ऑफ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप्स। ब्रिजिंग फंक्शनल बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके काम का ईथर होता है ना। ईथर हो सकता है, कीटोन हो सकता है, ये आपके काम का इंपॉर्टेंट है ना। आपकी अमीन्स हो सकती है, 2 डिग्री अमीन भी हो सकती है, 3 डिग्री अमीन भी हो सकती है, एस्टर भी हो सकता है, ठीक है, सल्फोनेट वगैरह भी हो सकते हैं। आपके काम का ये वाला है। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा है ऐसा, एक लिखा है ऐसा और एक लिखा है ऐसा, क्या ये आपस में मेटामर है? चेक कर लो जरा। अगर मैं एक ऑक्सीजन के लिए बात करूं, देखो, अगर मैं इसको पकड़ूं और इसको पकड़ूं, देखो आप गौर से देख लो, यहां 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, यहां 1 कार्बन है, यहां 3 कार्बन में ब्रांच कर दी, यहां नॉर्मल, स्ट्रेट को नॉर्मल लिखते हैं ना, यहां 1 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है। तो कोई भी एक साइड चेंज हो जाए, कोई भी एक साइड चेंज हो जाए, यानी कि ये मेटामर है ना। तो ये मेटामर्स का एग्जांपल हो गया, ठीक है। कोई भी एक साइड चेंज हो जाए, कोई भी एक साइड, यस ये मेटामर्स है। फंक्शनल आइसोमर क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम।
डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, कोई भी डिफरेंट हो सकते हैं, कोई भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। जैसे मान लो ये लिखा है एक, और ये लिखा है, ध्यान से देखो जरा, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? चेक कर लो। 4 कार्बन डबल बॉन्ड, एक मतलब पाई बॉन्ड, इधर भी पाई बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, ठीक है। यहां फंक्शनल ग्रुप OH या अल्कीन, दोनों ही फंक्शनल ग्रुप होते हैं। इसको कंपेयर करा लो किससे? कीटोन से, तो डिफरेंट है, यानी कि FI हो गए। तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट आ जाए चलेगा, लेकिन आपके लिए आपके लिए आपके लिए कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं, फंक्शनल आइसोमर ऐसे होते हैं, जो आपको पहले से अगर पता होंगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट FI में बता रहा हूं, जैसे एल्कोहल ईथर, ठीक है, एल्कोहल और ईथर, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स, ये आपस में फंक्शनल आइसोमर होते हैं। एल्डिहाइड कीटोन, एसिड एस्टर, ये बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए मैं लिख रहा हूं। साइनाइड आइसोसाइनाइड, साइनाइड आइसोसाइनाइड हो गया। टाइइन आइन हो गया, ये है ना, मतलब 2 डबल बॉन्ड या 1 ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये कुछ देखने को आपको मिल सकते हैं। डन 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 डन। अमीन्स कैसे हैं? अरे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन, 3 कार्बन का ऐसा बना लो, ऐसा बना लो, और ऐसा, इसमें क्या दिक्कत है? टाइइन और आइन, 2 डबल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड, ये आपस में फंक्शनल आइसोमर है। साइनाइड आइसोसाइनाइड, RCN RNC। एसिड एस्टर मान लो ऐसा लिखा है, 3 कार्बन का है ना, एस्टर बना लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। एल्डिहाइड कीटोन मान लो ऐसा लिखा है, ये एल्डिहाइड हो गए, कीटोन ऐसे होंगे, और क्या। ये तो चेक कर सकते हैं यार, तुम कैसी बातें कर रहे हो, ठीक है। तो ये वो FI हैं जो बार बार आपको सवालों में दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही होते हैं, ये बार बार दिखते हैं। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें इनको याद नहीं करना, कोई बात नहीं, याद नहीं करना, बस मैंने लिख के दे दिया कि ऐसे आपको दिखेंगे, याद नहीं करना है। क्या करना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, बस इससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। एक कह रहा है सर अमाइड, बिल्कुल हो सकता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स है तो अमाइड भी होगा। तो वही मैं कह रहा हूं ना, ऐसा नहीं कि जो यहां लिखे बस यही होते, इसके अलावा नहीं होते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मेरी बात को ध्यान से सुने, इधर देखें जरा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, तो FI हो गए, खत्म है, ठीक है। कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि बस इतने ही होते हैं, कोई भी हो सकता है। टॉटोमेरिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो टॉटोमेरिज्म में अभी हम एग्जीबिशन देख लेंगे, और आगे फिर अपन GOC जब पढ़ रहे होंगे तो वहां पर इनॉल कंटेंट देख लेंगे। टॉटोमेरिज्म जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है कीटोइनॉल वाला। और कीटोइनॉल में हम 2 टाइप के सिस्टम देख रहे होंगे, 1,3 सिस्टम, और 1,3 फेल हो जाता है तो 1,5 सिस्टम। कंडीशन पता होनी चाहिए तुम्हें टॉटोमेरिज्म की क्या होती है। अल्फा कार्बन sp3 चाहिए और अल्फा H होना चाहिए, बस ये कंडीशन है, ठीक। और टॉटोमेरिज्म की बेसिक डेफिनेशन देखा जाए तो ये होती है कि इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर, इंट्रा मॉलिक्यूलर H+ का ट्रांसफर होता है, इसको हम टॉटोमर का नाम देते हैं, ठीक है। इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा। कैसे चेक करोगे? कंडीशन चेक कर लेते हैं। मान लो ये लिखा है, क्या ये टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा? बताओ जरा। ये अल्फा कार्बन है, sp3 है, और यहां H भी होंगे, चाहे तो इधर देख लो चाहे इधर देख लो, ये एग्जिबिट करेगा। ये वाला करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। ये वाला करेगा क्या? इधर से कर जाएगा, है ना।
ये वाला करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों? एच नहीं है यहां पर। इस तरीके से चेक कर लिया करो, ठीक है? सिंपल है। अगर मान लो मेरे पास ऐसा लिखा है, बताओ ये करेगा क्या? ये करेगा क्या? बोलो भाई, ये करेगा क्या? कह रहा सर थोड़ा मोटिवेशन दे दीजिए। बेटा पेपर है 7 तारीख को, अभी भी तुम्हें मोटिवेशन चाहिए हैं? इधर देखो, पढ़ाई करो, पढ़ाई से ही मोटिवेशन आ जाएगा। चलो इधर आओ, इधर से कर जाएगा। देखो इधर से कर जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर 1 3 फेल हो गया तो 1 5 लगाना है। जैसे एक एग्जांपल ये देखने को मिलता है, आपको 1 3 फेल ना, तो 1 5 लगाना है। कैसे? 1 2 3। अब देखो 3 पर sp2 आ गया, तो ये 4 और ये 5, तो 5 पर वही कंडीशन लगाओ जो 3 पे लगाया करते थे, तो ये h मिल गए और ये sp3 मिल गया, तो ये एग्जिबिट कर जाएगा। ये कंडीशन है इसकी। सर बनाना भी बता दो, बिल्कुल बता देते हैं। सर बनाना भी बता दो, बिल्कुल बता देते हैं। ठीक है, क्लियर है? बनाना भी देख लो कैसे बनाना है आपको। देखिए जरा, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन का ट्रांसफर करना है तो अल्फा से एच आप निकाल देंगे। कैसे? इसको 1 लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे, इसको 3 लिखेंगे। 3 से एच 1 पे जाएगा, 1 2 का 1 2 3 पर शिफ्ट होगा, तो ये इक्विलिब्रियम यहां पर होता है और ये बन जाता है इन प्लस ऑल। मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इन होता है, OH ऑल होता है, तो इन प्लस ऑल इन ऑल हो जाता है। ऐसे बनाते हैं। चलो 1 5 वाला चेक कर लेते हैं बना के। एक एग्जांपल तो मैंने 1 3 का बताया, 1 5 वाला देख लेते हैं। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, तो 5 से H का ट्रांसफर होगा कहां पर? 1 पे, 1 2 का 1 2 3 3 4 का 4 5 पे, तो बहुत बढ़िया बेहतरीन फिनॉल बन जाता है ये। ठीक है, फिनॉल बन जाता है ये। क्लियर है एकदम? तो 1 3 और 1 5 कैसे बनाते हैं अपन, वो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। बाकी इनऑल कंटेंट आगे अपन पढ़ेंगे। रिंग चेन इंपॉर्टेंट नहीं है, हटा देते हैं इसको, है ना? या फिर एक एग्जांपल लिखना चाहो तो लिख लो, अल्कीन और साइक्लो अल्केन बना देता हूं। एक रिंग होगी एक चेन होगा, ऐसे आइसोमर, एक रिंग और एक चेन, उसको रिंग चेन बोलते हैं। अगर कभी कंफ्यूज हो गए कि सर हमें तो इसमें टॉटोमर भी लग रहा है, हमें तो इसमें फंक्शनल भी लग रहा है, हमें तो इसमें टॉटोमर भी लग रहा है, हमें तो इसमें फंक्शनल भी लग रहा है, अगर तुम्हें इसमें सारे लग रहे हैं कि हमको टॉटोमर भी लग रहा है, फंक्शनल भी लग रहा है, सर समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो प्रायोरिटी पता होना चाहिए। ठीक है, रात को एफएम चलाओ प्यार से, रात को एफएम चलाओ प्यार से, तो ये इसकी प्रायोरिटी का ऑर्डर होता है। ठीक है, तो अगर कभी जैसे टॉटोमर है, टॉटोमर फंक्शनल आइसोमर भी होते हैं, पता है क्यों? कीटो का इनॉल बनाते हो, तो कीटो और इनॉल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गए, तो टॉटोमर एफआई भी होते हैं। लेकिन अगर मान लो सिंगल आंसर करेक्ट में पूछा है तो टॉटोमर आंसर लगाओगे। ठीक है, तुम्हारे यहां तो सिंगल आंसर ही आते हैं। क्लियर? चलिए, अब ओपन चेन के कुछ आइसोमर बनाने होते हैं, जिनको ओपन चेन के अगर अल्केन्स के याद हो जाएं तो ठीक रहता है ना, पहले से ही पता रहे तो C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 और C10, वैसे आप लोगों को याद होंगे ये। और ई स्क्वायर 1 1 1 2 3 5 9 18 35 75, ये अल्केन के होते हैं। बाकी आप बना भी सकते हो, ठीक है, बाकी आप बना भी सकते हो। कैसे? मान लो आपको अगर बनाने हैं, ये तो आपको याद रखने हैं ना, अगर आपको बनाने हैं, जैसे मान लो ये है अल्केन के, तो याद कर लिए, अब अल्कीन के याद नहीं करते, बना लेते हैं, है ना? ठीक है, अल्केन के अपन ने याद कर लिए, लेकिन अल्कीन के याद नहीं करते, बना लेते हैं। कैसे? इसके लिए तो मैं डीयू निकालना पड़ेगा। ठीक है, जो बच्चे कहते हैं ना डीयू डीयू बता दो, यहां देख लो, डीयू का फॉर्मूला होता है C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N/2। डीयू निकाल लो, 4 कार्बन है +1, हाइड्रोजन 8 है, हेलोजन एक भी नहीं, नाइट्रोजन एक भी नहीं,
तो ये हो जाएगा भाई साहब 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 क्या होता है 1। तो डी क्या आ गई बेटा 1 आ गई। अच्छा डी 1 का क्या अर्थ है, क्या मतलब है डी 1 का, या तो इसमें एक पाई बॉन्ड होगा या तो इसमें एक रिंग होगी, ये मतलब है। अगर डी 2 आती तो 2 पाई 2 रिंग या 1 पाई 1 रिंग, ठीक है। तो C4H8 का मुझे बनाना है, मुझे पहले पाई वाले स्ट्रक्चरल चाहिए अपने को ना, पाई वाले बना लो। 4 कार्बन की चेन, मैं पाई बॉन्ड यहां लगा सकता हूं और 4 कार्बन की चेन में पाई बॉन्ड यहां लगा सकता हूं, या मैं क्या कर सकता हूं 3 कार्बन की चेन, एक ब्रांच और मैं पाई कहीं भी लगा दूं, ठीक है, कहीं भी लगा दूं पाई। क्लियर। तो ये हो गया भाई साहब, यहां पाई लगाया यहां पाई यहां पर। अब मैं रिंग में चल लेता हूं, 4 की रिंग, 3 की रिंग में एक ब्रांच, ये आ जाएगा आपका आंसर, देख लो, ठीक है। डी का फुल फॉर्म होता है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, ठीक है। क्लियर है। डन 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 डन। लास्ट वाला क्या चाहिए तुमको, 1 1 1 2 3 5 9 18 35 75, ये है हर्ष, ये है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, आगे चलते हैं। C5H10 के बनाना है मान लो, तो डी निकाल लो, इसकी क्या आएगी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, क्या आएगी 5 + 1 माइनस 10 + 0 - 0/2, मतलब 6 - 5 1, और DU1 मतलब 1 पाई या 1 रिंग, तो 5 कार्बन की चेन बना दूं, पाई यहां लगा दूं, 5 कार्बन की चेन में पाई अंदर लगा सकता हूं, ठीक है। अब यहां लगाओ बात बराबर है। 4 कार्बन की चेन में ब्रांच कर दूं, पाई यहां लगा दूं, 4 कार्बन की चेन में ब्रांच कर दूं, पाई यहां लगा दूं, या 4 कार्बन की चेन का ब्रांच के साथ पाई यहां आ जाए। 5 की रिंग बना सकता हूं, 4 की रिंग में एक मिथाइल लगा दूं, 3 की रिंग में 2 मिथाइल एक ही कार्बन पे, 2 मिथाइल अलग अलग कार्बन पे, या एक इथाइल लगा दूं। 5 और 5 10 आ रहा है, ठीक है, 5 और 5 10 आ रहा है, चेक कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो डी जब निकाल लेते हो तो उससे आइडिया लग जाता कि तुम्हें बनाना क्या है ना, तुम्हें बनाना क्या है। क्लियर। चलिए वेरी गुड। C4H10, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बहुत बार आया पेपरों में, बहुत सारे पेपरों में सवाल आया है ये। यू निकाल लो जरा, इसकी 0 आएगी, है ना, निकाल के अब तो चेक कर सकते हो। तो 4 कार्बन और ऑक्सीजन है, यानी कि अल्कोहल होगा, तो 4 कार्बन के साथ OH यहां लगा सकते हो, 4 कार्बन की चेन में OH यहां लगा सकते हो, या 3 की चेन एक ब्रांच, अब OH आप यहां लगाओ और एक यहां लगाओ, देखो 2 इसमें आ गए, टोटल 4 हो गए अल्कोहल। ईथर बनाना है, अब क्यों, ऑक्सीजन है, DU 0 है तो ईथर बनेगा, 3 कार्बन एक ईथर, ऐसा 2 लेफ्ट साइड 2 राइट साइड, और इन 3 में क्या कर दो बेटा ब्रांच कर दो, 3 में क्या कर दो ब्रांच कर दो, ठीक है। 3 में आप क्या कर सकते हो ब्रांच कर सकते हो, तो टोटल 7 आएंगे। अब देखो एग्जाम में कैसे कैसे सवाल पूछा गया, ये कभी पूछ लिया है टोटल बताओ तो 7 हो गए, कभी पूछ लिया अल्कोहल बताओ 4 हो गए, ईथर बताओ 3 हो गए, ठीक है। ये आपको बना बना के देखने पड़ेंगे। अगला देखो, सवाल का वेरिएशन ऐसा हो सकता है कि बेंजीनॉइड, क्या बेंजीनॉइड स्ट्रक्चरल आइसोमर बताओ C7H8OK, तो आप इसकी DU निकालोगे तो DU इसकी 4 आ रही है। एक बच्चा पूछ रहा था DU 4 में क्या होगा, DU 4 में आपको डिफाइन कर दिया उन्होंने पहले से, क्या बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड का मतलब क्या, बेंजीन चाहिए ही चाहिए, और बेंजीन चाहिए तो DU 4 पूरी बेंजीन ने खा ली। अब क्या बचा यहां, एक ऑक्सीजन एक कार्बन बचा, तो आप क्या करो एक कार्बन लगा के ऑक्सीजन लगा लो, या पहले ऑक्सीजन बाद में कार्बन लगा दो, और इसमें खेल लो, ऑर्थो मेटा पैरा, क्रिसॉल नाम है इनका, ऑर्थो क्रिसॉल, मेटा क्रिसॉल और पैरा क्रिसॉल। तो ऐसा वेरिएशन भी खेल सकते हैं कि बेंजीनॉइड वाले बताओ, ठीक है।
कपिल कह रहे हैं डी कैसे 0 हो गया, निकाल लो ना पीछे वाले सवाल का। C4H10O DU0। ठीक है, DU हम इसलिए निकालते ताकि तुम्हें पता चल जाए बनाना क्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कहानी देख लेते हैं जरा क्या है। अगर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कहानी बताऊं तो जीआई में क्या होता है, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होती है, क्योंकि पाई बॉन्ड जब बनता है ना, पाई बॉन्ड जब बनता है तो वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है, तो ऑर्बिटल घूमना मतलब बॉन्ड टूट जाना होता है, इसलिए रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होती है यहां पर, है ना। तो ये कहां कहां पर आता है, ये कहां कहां पर आता है, C में आता है, C में आता है, COO और N, जिसमें से ये वाला आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ये छोड़ सकते हो, C बॉन्ड वाला। ठीक है, और साइक्लो अल्केन्स में आपको पढ़ना है, इन जगहों पर ऐसा होता है। जीआई को हम क्या बोलते हैं, डायस्ट्रीमर भी बोलते हैं। और एरियल डिस्टेंस अलग होती है जीआई की, जैसे एरियल डिस्टेंस समझा रहा हूं, जरा इधर देखो ध्यान से क्या होता है। मान लो मैं आपसे बोलूं कि ये दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, तो मुझे ग्रुप से ग्रुप की डिस्टेंस देखनी है, दोनों सिमिलर ग्रुप के बीच की डिस्टेंस देखनी है। अब आप मुझे बताओ कि डिस्टेंस सेम होगी या अलग अलग होगी, फटाफट से बता दो। अगर मैं यहां से सेम ग्रुप की डिस्टेंस देखनी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस L1 और यहां से यहां तक की एरियल डिस्टेंस L2 है, तो मैं बोलूंगा L2 इज ग्रेटर देन L1, मतलब L1 L2 बराबर तो नहीं होंगे। सही बात है, तो ये है एरियल डिस्टेंस अलग अलग होती है। और इनको सेपरेट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है, तो इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। बेटा डायरेक्ट डी के क्वेश्चन नहीं आते पेपर में, आइसोमर बनाने वाले होते हैं जिसको हम डी की हेल्प से कर लेते हैं। ठीक है, आइए जरा देखते हैं। यह सवाल सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सवाल पूछते हैं तो यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार सवाल पूछा है कि बताओ जीआई एग्जिबिट करेगा या नहीं करेगा। कैसे चेक करना है, रेस्ट्रिक्टेड साइट मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुप्स। सर ये क्या मतलब है इसका, रेस्ट्रिक्टेड साइट का मतलब यह है कि मान लो C लिखा है, तो इसको मैं बोलूंगा रेस्ट्रिक्टेड साइट, इस कार्बन को, इस कार्बन को बोलूंगा मैं रेस्ट्रिक्टेड साइट। ये होती है आपकी क्या, रेस्ट्रिक्टेड साइट है ये है आपकी क्या, रेस्ट्रिक्टेड साइट। तो यहां पर क्या होना चाहिए, डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप। और कहां चेक करना है, इधर, इधर इन दोनों जगह पे डिफरेंट ग्रुप चाहिए, और इधर भी देखना इन दोनों जगह पे डिफरेंट ग्रुप चाहिए। यहां यहां सेम और डिफरेंट चल सकते हैं, लेकिन एक ही कार्बन पे दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट। जैसे जैसे C यहां CH3 लिखा है, यहां Br लिखा है, यहां CH3 लिखा है, यहां H लिखा है। बताओ क्या ये जीआई एग्जिबिट करेगा, क्या ये जीआई एग्जिबिट करेगा। रेस्ट्रिक्टेड साइट को पकड़ो, ये इसके लिए ये दोनों डिफरेंट, और ये रेस्ट्रिक्टेड साइट है इसके लिए ये दोनों डिफरेंट, यानी कि जीआई एग्जिबिट करेगा। इस टाइप के सवाल होते हैं पेपर में, जीआई एग्जिबिशन वाले। ठीक है, ठीक है, डन। तो ऐसे आपको चेक करना होगा, अभी अपन सवाल करेंगे, चेक करना होगा, है ना। चलो मैं टाइप बता देता हूं, C के क्या क्या टाइप्स हैं। सिस ट्रांस क्या होता है, सिमिलर ग्रुप सेम साइड हो तो सिस, और अगर अपोजिट साइड हो तो ट्रांस। जैसे ये, इसको क्या बोलूंगा मैं, सिस 2 ब्यूटीन। और अगर सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड आ गए तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। ये सिस है और ये ट्रांस है। चाहे तो आप हाइड्रोजन से देख लो, चाहे मिथाइल से देख लो, चाहे आप हाइड्रोजन से देख लो, चाहे मिथाइल से देख लो। सही बात है, क्लियर है, डन। अगर आपका सिस ट्रांस फेल हो गया तो ZE लगता है। फिर ZE क्या होता है, CIP रूल। कान, इनगोल्ड, प्रीलॉक 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये रूल दिया था। एटॉमिक नंबर अगर ज्यादा है तो प्रायोरिटी ज्यादा है। देखो जरा कैसे, मान लो ऐसा लिखा है, अब आप इसमें सिस ट्रांस बता ही नहीं सकते,
आप इसमें सिस्ट्रांस बता ही नहीं सकते। देखो, आप इसमें सिस्ट्रांस बता ही नहीं सकते, और अगर आप इसमें सिस्ट्रांस नहीं बता सकते तो जेड ही बता सकते हो, है ना, जेड ई बता सकते हो। आइए जरा, आइए जरा, इस कार्बन से देखो, Br और H में Br को 1, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन को 1, 1 1 अपोजिट क्या आ जाएगा, ई। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। अगला देखो, इफ एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम इज सेम देन गो फॉर द नेक्स्ट एटम एंड अप्लाई रूल नंबर 1। देखो जरा, अगर पहले एटम का एटॉमिक नंबर सेम है तो फिर अगले एटम पर चलने का। चलिए जरा ध्यान से देखिएगा, इसका मुझे बताना है। यहां H लगा है, यहां O लगा है, 1 दे देंगे। इधर देखो, फर्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर सेम है, अगले एटम पे चलो। अब अगले एटम तो हाइड्रोजन कॉमन है, तो क्या मिलेगा, कार्बन, यहां क्या मिलेगा, नाइट्रोजन, तो इसको 1 दे देंगे। क्या आ जाएगा, Z। क्या आ जाएगा, Z Z Z। ठीक है, लेकिन अगर आइसोटोप आ गया तो जिसका मास नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। अगर कभी आइसोटोप आ गया, आइसोटोप अलग ग्रुप माने जाते हैं ना, जिसका मास नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। बताओ जरा क्या आंसर आएगा। H और D में D को 1 और कार्बन 12 और 14 में 14 को 1, Z। तो अगर आइसोटोप आया तो मास नंबर ज्यादा तो प्रायोरिटी ज्यादा होगी। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, अगर सेम एटम है तो ट्रिपल डबल सिंगल से कर लिया करेंगे, जैसे टी ट्रिपल सी की प्रायोरिटी सी डबल सी, फिर सी सिंगल, टी ट्रिपल एन की प्रायोरिटी सी डबल एन, फिर सी सिंगल एन, सी डबल ओ की प्रायोरिटी सी डबल सी सिंगल ओ से। लेकिन अगर कभी सी डबल ओ आ गया तो वो सी ट्रिपल सी से ज्यादा। देखो, अगर एटम्स इन्वॉल्व अलग अलग हैं, दो एटम जो आप ले रहे हो वो अलग अलग हैं, तो यहां तो एटॉमिक नंबर से काम हो जाएगा, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, यहां कार्बन के बाद कार्बन। अगर सेम एटम इन्वॉल्व हो रहा है तो ही ट्रिपल डबल सिंगल का लगेगा। जैसे एक सवाल देख लीजिए, सी डबल सी, सी ट्रिपल ट्रिपल ऐसा, यहां आया सी एच डबल ऐसा, यहां आया गया सी एच 3 और यहां लगा दिया मैंने ओ एच। चलो बताएं जरा किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। एक बच्चा परेशान हो रहा है बहुत देर से कि सर DU 4 यूज नहीं हो गई। भाई बेंजीन में यूज हो गई थी 4 DU, यार कैसी बातें कर रहे हो। चलो आओ जरा, यहां कार्बन यहां ऑक्सीजन, ये बनाएगा, यहां सी ट्रिपल सी है, यहां सी डबल ओ है। लेकिन ऐसा मत करना कि ट्रिपल की ज्यादा, यहां कार्बन के बाद ऑक्सीजन आ रहा है तो जेड आएगा। ठीक है, क्लियर है बेटे। चलो सिनेंटी देख लो, वैसे होते तो एल्डोक्सिम और कीटोक्सिम दोनों में है, कीटोक्सिम नहीं पढ़ना, एल्डोक्सिम पढ़ना है तुम्हें। ठीक है, तो सिनेंटी कैसे चेक करेंगे, अगर OH सेम साइड है तो सिन, अदरवाइज एंटी। देखो, अब देखो इस कार्बन पे R और H डिफरेंट है, यहां एक लोन पेयर OH डिफरेंट है, तो GI एग्जिबिट करेगा। अब H और OH क्या है, सेम साइड, तो Z हो गया, सॉरी सिन हो गया। यहां पे सिन नाम देते हैं, सी डबल सी और N डबल एन में सिन एंटी चलता है। ठीक है, तो सी डबल एन ये हो गया सिन। अगर इसका एंटी बनाना है तो इसका एंटी ऐसा दिखेगा, ये एंटी हो गया। अगर कभी N डबल एन दिख रहा है तो ग्रुप अगर सेम साइड लगे हैं तो सिन हो जाएगा, और ग्रुप अगर अपोजिट साइड लगे हैं तो बेटे आंटी, आंटी आएगा। सही ना, ग्रुप सेम साइड लगे तो सिन, अपोजिट तो आंटी। ठीक है, साइक्लो एल्केन के देखो जरा, अगर मैं साइक्लो अल्केन की बात करूं तो साइक्लो अल्केन में अगर एक बॉन्ड जुड़ा है तो जीआई एग्जिबिट नहीं होता। अगर दो बॉन्ड जुड़े हैं एक ही कार्बन पे तो भी नहीं बनता कोई जीआई। इसको उठा के यहां रखो, इसको उठा के यहां रखो, सेम ज्योमेट्री आ जाएगी। लेकिन अगर अलग अलग कार्बन पे रख दिए, मान लो एक मैंने यहां रख दिया और एक मैंने यहां रख दिया, तो जीआई बन जाएगा। और अगर मैंने ये डिफरेंट कर दिए तो भी जीआई बन जाएगा। डाई सब्स्टिट्यूटेड तक ही आप ध्यान रखें, है ना। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड में ध्यान रखना क्या, जो ग्रुप लगे हैं उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। क्यों हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, तभी तो तुम डार्क और डैश बना सकते हो। जैसे
मान लीजिए मुझे इसके 2 GI बनाने हैं, तो मैं इसके ऐसे बना सकता हूं, AAHH, ये सिस हो जाएगा, और AAHH ये क्या हो जाएगा, ट्रांस। इसमें भी ऐसे ही कर सकता हूं मैं, ABHH ये सिस हो जाएगा, और ABHH ये ट्रांस हो जाएगा। आप इसको सॉलिड और डैश से भी बना सकते हो, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, ध्यान रखना है ना। तो है भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, कैसे? इसका स्ट्रक्चर मैं ऐसे बनाऊंगा, A और B अबव द प्लेन है, तो A डार्क और B डार्क। यहां A और B अपोजिट हैं, तो अगर A डार्क में होगा तो B डैश में होगा, सही है। इस वाले में अगर मैं बनाऊंगा तो A और A अबव द प्लेन है, तो दोनों सॉलिड, और यहां एक अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है, तो एक डार्क और एक डैश। तो ये GI एग्जिबिट करेगा। डाई सब्स्टिट्यूटेड, ध्यान रखो, डाई सब्स्टिट्यूटेड कैसा होना चाहिए, अलग अलग कार्बन पे, और जिस कार्बन से जुड़े वो sp3 होना चाहिए। एक ही कार्बन पे AB होगा तो नहीं बनेगा। एक बच्चा कह रहा है कि सर एक ही कार्बन पर AB कर दूं मैं, अगर मैं ऐसा लिख दूं, एक ही कार्बन पे A कर दूं और B कर दूं, तो नहीं होगा, क्योंकि तुम B को लेफ्ट A को राइट ऐसा बोल ही नहीं पाओगे, है ना। इसमें तुम ये थोड़ी बोलोगे कि सर B यहां कर दो A यहां कर दो, बात तो बराबर ही है, एक ही कार्बन पे जुड़ा है वो, ठीक है। ठीक है, जल्दी बोलो। डन है, चलिए, वेरी नाइस। GI चेक करना है तुमको, GI चेक अभी सवाल भी करा दूंगा आपको इसके, है ना सारे। GI चेक करना है कि कितने GI है, तो एंड ग्रुप से चला करेंगे। अगर एंड ग्रुप डिफरेंट है तो टोटल GI, है ना, या अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, 2 की पावर n, और n है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, और यूजुअली C में ही पूछे जाएंगे, है ना। तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो GI एग्जिबिट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा, CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, और यहां कर दिया CH2Br। चलो GI बता दो। अब आप देखो एंड ग्रुप डिफरेंट दिख रहा है, या आप सिमेट्री से भी देख लो, क्या इसमें सिमेट्री है। सिमेट्री मतलब सेंटर पे कहीं भी चेक कर लो, अपोजिट डायरेक्शन में जाओ, सेम ग्रुप मिलेंगे तो सिमेट्रिकल होगा, नहीं मिलेंगे तो अनसिमेट्रिकल होगा। तो यहां CH3 मिल रहा है, वहां CH2Br मिल रहा है, तो टोटल GI कितने हो जाएंगे, चेक कर लो कौन कौन से डबल बॉन्ड GI एग्जिबिट कर रहे हैं। ये दोनों ही कर रहे हैं, यानी कि 2 की पावर 2 4 आ जाएगा। दोनों ही डबल बॉन्ड GI एग्जिबिट कर रहे हैं, दोनों ही डबल बॉन्ड GI एग्जिबिट कर रहे हैं, 2 की पावर 2 आ जाएगा ना। क्लियर है। लेकिन अगर एंड ग्रुप सेम आ गए, है ना, या सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल आ गया, तो टोटल GI जो हो जाएगा 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1, p हो जाएगा n/2 अगर n इवन है, और n+1/2 अगर n ओड है। सही है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ऐसा लिखा है, CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, और CH3। चलिए सिमेट्रिकल है, n3 आ गया, तो p क्या आ जाएगा, 3 + 1/2, 4/2 यानी कि 2। तो टोटल GI आपके आ जाएंगे 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। सही है, तो 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1, 4 और 2 6 आ जाएगा आपका। चेक कर लो जरा, चेक कर लो जरा, चेक कर लो जरा फटाफट से, बोलो। क्लियर है। डन 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 डन, वेरी गुड। आगे चलते हैं। कायरल कार्बन्स की कहानी समझ लेते हैं। कायरल कार्बन क्या होगा। एक बच्चा कह रहा है सर एन स्टीरियोजेनिक एरिया होगा, बिल्कुल उसी एरिया को ही हम यहां नंबर ऑफ डबल बॉन्ड से लिख रहे हैं, क्योंकि GI तुमसे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अल्कीन वगैरह में पूछ सकते हैं अगर पूछेंगे तो, है ना। तो हम सिर्फ उसी में ही लिख रहे हैं। कायरल कार्बन क्या होता है, sp3 कार्बन
अटैच विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स, अटैच विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स। तो sp3 कार्बन होगा, 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होगा, तो बोलते हैं उसको कायरल कार्बन। जैसे ये है, एक H लगा दिया, एक OH लगा दिया, एक Br लगा दिया, एक I लगा दिया। बताओ क्या ये कायरल है? जी हां कायरल है, सिंपल है ना। क्या ये कायरल है? जी हां कायरल है। ठीक, इस तरीके से हम पता कर लेते हैं। अगर कभी आपसे स्टीरियो सेंटर पूछ लिया जाए, तो स्टीरियो सेंटर में क्या हम काउंट करते हैं? स्टीरियो सेंटर इज इक्वल टू कायरल कार्बन प्लस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो जीआई एग्जिबिट कर रहे हो, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो जीआई एग्जिबिट कर रहे हो। ठीक है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो जीआई एग्जिबिट कर रहे हो, इसके बारे में हम ऐसे समझेंगे एग्जांपल से। मान लीजिए आपसे पूछा है बताओ इसमें स्टीरियो सेंटर कितने हैं, तो आप बोलोगे सर पहले कायरल कार्बन चेक कर लेते हैं। जी हां कर लो, तो ये कायरल कार्बन। फिर आप देखोगे सर हमको तो इसमें ये भी तो दिख रहा है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जीआई एग्जिबिट करते हुए, बिल्कुल, तो 2 ये भी आ जाएंगे, है ना। या ऐसा लिख लो 2 पर जीआई एग्जिबिशन, ऐसा लिख देता हूं मैं, इसको और करेक्ट कर देता हूं, 2 पर जीआई एग्जिबिशन, पर जीआई एग्जिबिशन ऑफ डबल बॉन्ड, है ना, ऑफ सी डबल सी। तो सी डबल सी के लिए हम 2 काउंट करेंगे। क्यों? हम सेंटर किसको माने, इसको या इसको? क्योंकि दोनों की वजह से ही जीआई एग्जिबिट हो रहा है, और अगर दोनों की वजह से जीआई एग्जिबिट हो रहा है तो दोनों को सेंटर ले लेंगे। तो स्टीरियो सेंटर आ जाएगा कायरल कार्बन प्लस 2 कर दो आप, यानी कि टोटल 3 कर दो। ठीक है, तो ज्यादा बेटर यह है कि ऐसा लिख लो 2 पर जीआई एग्जिबिशन। ठीक है, 2 पर जीआई एग्जिबिशन। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के फिनोमेना को बताने के लिए एक एक्सपेरिमेंट होता था जिसको बोलते हैं पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फटाफट थ्योरी कवर करके सवाल करते हैं ना। पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट आप सभी लोग जानते होंगे, है ना। पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट आप सभी लोग जानते होंगे। ये ऑर्डिनरी लाइट है। क्या है ये? ऑर्डिनरी लाइट, जो हर डायरेक्शन में फैल रही है इस बल्ब से। ये बल्ब है ना, बल्ब से ये ऑर्डिनरी लाइट हर डायरेक्शन में फैल रही है। आपने क्या करा, यहां पर प्रिज्म लगा दिया, निकोल प्रिज्म। तो क्या करा, ये हर डायरेक्शन में फैलने वाली लाइट को यूनिडायरेक्शनल कर देता है। इसको बोलते हैं पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट। ये एक ट्यूब है जिसको बोलते हैं पोलरीमीटर ट्यूब, पोलरीमीटर ट्यूब इसका नाम है। इसकी लेंथ L है और इसमें सॉल्यूशन भरा है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर ml है। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन भरा है। अब ये पीपीएल अगर घूमती है तो हम बोल देते हैं कि ये ऑर्गेनिक सॉल्यूशन जो भरा है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और अगर नहीं घूमती है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सही है ना? ठीक है, ठीक है। और ये आप कहां से ऑब्जर्व करो, यहां पर ऑब्जर्वर है, ये आप हो। ठीक, तो अगर पीपीएल घूमती है, अगर पीपीएल घूमती है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और अब ये किधर घूम रही है? अगर क्लॉकवाइज घूम रही है तो स्मॉल डी या फिर प्लस, जिसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है एल या माइनस या लेवो रोटेटरी। अगर पीपीएल नहीं घूमती है, ये 2 ही केस हो सकते हैं। इफ पीपीएल डज नॉट रोटेट, सीधे निकल गई लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट सीधे निकल गई, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हम बोल देते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल देते हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव में या तो क्लॉकवाइज घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। अगर क्लॉकवाइज घूमा तो ऑप्टिकली एक्टिव, क्लॉकवाइज घूमा तो डेक्स्ट्रो, और एंटी क्लॉकवाइज तो लेवो। ठीक है, और अगर नहीं घूमा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ठीक, यहां पर एक पॉइंट यह आता है कि अगर स्पेसिफिक रोटेशन कभी कैलकुलेट करा ले, स्पेसिफिक रोटेशन
जिसको हम अल्फा बोलते हैं, ये होता है थीटा बाय सी एल। थीटा होता है ऑब्जर्व रोटेशन, जो आप ऑब्जर्वर की जो आंख बनी थी जहां से देख रहे हो, तो वहां पर डायल होते हैं, यहां पर रीडिंग होती है इधर इस जगह पे, ठीक है, यहां पर रीडिंग होती है, इससे आप पता कर लेते हो कि कितनी घूमी है और क्लॉकवाइज घूमी है कि एंटी क्लॉकवाइज। तो थीटा है ऑब्जर्व रोटेशन, सी क्या है कॉन्सेंट्रेशन, ये आपको पता ही है, ग्राम पर एमएल, और एल है आपका लेंथ, और लेंथ एक्चुअल में डेसीमीटर में होती है ना, लेंथ ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब डेसीमीटर में होती है। तो यहां से आप अल्फा निकाल सकते हो अगर कभी इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल, वैसे तो बहुत कम चांसेस है, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हम बार बार कंपाउंड को पोलरीमीटर में डाल के तो चेक नहीं करेंगे, हम बार बार कंपाउंड को पोलरीमीटर में डाल के चेक नहीं करते। तो साइंटिस्ट लोगों ने कुछ कंडीशन बना दी। क्या कंडीशन बना दी? कि प्लेन ऑफ सिमिट्री से हम चेक कर लिया करेंगे। क्या कंडीशन बनाई? प्लेन ऑफ सिमिट्री से हम चेक कर लिया करेंगे, ठीक है। कैसे? अगर प्लेन ऑफ सिमिट्री हुई तो हम बोल देंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव, और प्लेन ऑफ सिमिट्री नहीं हुई तो हम सेंटर ऑफ सिमिट्री चेक करेंगे। अगर सेंटर ऑफ सिमिट्री हुई तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक। अगर सेंटर ऑफ सिमिट्री नहीं हुई तो ऑप्टिकली एक्टिव। तो एक एक करके हम ये सिमिट्री देख रहे हैं, है ना। जैसे पीएसएस पूछा गया है, सॉरी पीओएस पूछा गया है, प्लेन ऑफ सिमिट्री क्या होता है इसके बारे में देखें। मान लो मेरे पास कोई कंपाउंड है, सपोज ये है, इसको मैं बोलता हूं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? बीच में कायरल कार्बन होता है, लेफ्ट और राइट साइड हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स और ये ग्रुप्स लगे हैं, और ऊपर और नीचे वर्टिकल बॉन्ड और ये ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। ऐसा रिप्रेजेंटेशन है। बताओ क्या इसमें कोई सिमिट्री दिख रही है? मतलब ऐसा प्लेन सोचो कि जो मॉलिक्यूल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। बताओ, ऐसा प्लेन जो मॉलिक्यूल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, क्या दिख रहा है यहां पर? नहीं दिख रहा है, तो प्लेन ऑफ सिमिट्री इसमें नहीं है। तो इसके बाद क्या करेंगे? सर सेंटर ऑफ सिमिट्री चेक करेंगे। लेकिन मैं आपको और आसान कर देता हूं, कभी भी ओपन चेन लिखा हो, कभी भी ओपन चेन कंपाउंड हो, तो उसमें सिर्फ ध्यान से सुनना, ओपन चेन, क्योंकि बहुत सारे सवालों में हमने लगा के देखा है तो उससे ही ये निकल के आया है। ओपन चेन कंपाउंड में चेक ओनली पीओएस, बस पीओएस चेक करो, ओनली पीओएस। अगर पीओएस है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, और अगर पीओएस नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव। ओपन चेन में देखना है तुम्हें, ओपन चेन में, ठीक है। और सबसे आसान और कर देता हूं, अगर इफ ओनली वन कायरल कार्बन इज प्रेजेंट, इफ ओनली वन कायरल कार्बन इज प्रेजेंट, ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड आएगा। क्यों आएगा? दिमाग में सोच लो ना, अगर सिर्फ एक ही कायरल हुआ तो कभी पीओएस आएगी नहीं, अगर एक ही कायरल तो कभी पीओएस आएगी नहीं, और पीओएस नहीं आएगी इसका मतलब हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये देखने से एक ही कायरल वाला था, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। तो तुम्हें क्या चेक करना है? ओपन चेन कंपाउंड में सिर्फ पीओएस चेक करनी है, ठीक। साइक्लिक में क्या करना है? साइक्लिक में अगर इवन वाली रिंग हुई तो सीओएस चेक करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं बताते जा रहा हूं आपको। ये क्लियर हो गया आपको? ये क्लियर हो गया आपको? ये वाला पॉइंट क्लियर है? ये वाला पॉइंट क्लियर है? अब मैं सीओएस की बात बता रहा हूं, अगला पॉइंट जो अभी मैं बोल रहा था। क्या सीओएस कहां चेक करना है? रिंग में चेक करना है, और इवन नंबर की रिंग में चेक करना है। ऑड में चेक नहीं होगा, ऑड में तो होगी नहीं सीओएस यार, है ना। रिंग में चेक करना है और इवन नंबर में। जैसे मान लो ऑड लिखा भी है, ठीक है, ऐसे लिखा है, और तुम चेक करना चाह रहे हो कि बताओ इसमें सेंटर ऑफ सिमिट्री है कि नहीं है। सेंटर ऑफ सिमिट्री क्या होता है? सेंटर पर ऐसा पॉइंट जिसके डायगोनली अपोजिट चले जाओ तो सेम ग्रुप मिलने चाहिए। तो यहां मिल रहे हैं क्या सेम ग्रुप? नहीं मिल रहे हैं। इधर मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे हैं। इधर मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे हैं। तो यहां देखने की जरूरत ही नहीं है।
भाई अगर 3 की रिंग है तो जरा ध्यान से देखो, अगर मैं यहां खड़ा हूं सेंटर पे तो ऊपर जाऊंगा तो कार्बन आएगा, नीचे मुझे हवा मिलेगी, तो ऑड में तो कभी होगा ही नहीं। तो ऑड में हमें चेक नहीं करना, इवन में चेक करना है। जैसे मान लो ऐसा लिखा है, ध्यान से देखिएगा, क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमिट्री है? चेक करें जरा, चेक करना पड़ेगा इसमें, क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमिट्री है? इधर चले मिथाइल, इधर चले एच, नहीं है। लेकिन अगर मैं इसमें ऐसा कर दूं, 4 की रिंग है, इवन वाली रिंग है ना, अगर मैं इवन वाली रिंग में ऐसा कर दूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इवन वाली रिंग में ऐसा कर दूं तो ध्यान से देखो, एच एच अपोजिट, एमी अपोजिट, ये कार्बन अपोजिट, ये कार्बन अपोजिट, यानी कि यहां सेंटर ऑफ सिमिट्री होगी। और किसी भी कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमिट्री एक ही होती है, प्लेन ऑफ सिमिट्री एक से ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो जो मैं कह रहा हूं सवाल आसान करने के लिए है ये। तो अभी तक की कहानी क्या बोली मैंने? ओपन चेन कंपाउंड कभी भी तुमको दिख रहा है, सिर्फ पीयूएस देख लो और उससे आंसर कर दो। रिंग अगर आ गई तो ये चेक करो कि इवन वाली रिंग है कि नहीं है, सिर्फ इवन वाले में ही सीयूएस चेक करना है, बाकी सभी जगह पीयूएस चेक करना है। ठीक है, समझे बात को? फिर से सुन लो, हमेशा पीयूएस से आंसर किया करेंगे। तुम तो ये मान लो कि तुमको सीयूएस पता ही नहीं है, पीयूएस से आंसर करो, पीयूएस है तो इनएक्टिव, पीयूएस नहीं है तो एक्टिव। लेकिन बस एक केस ध्यान रखो कि सीयूएस कहां चेक करना है, जब इवन की रिंग आएगी तभी सीयूएस चेक करेंगे। ठीक है, इवन की रिंग आएगी तभी सीयूएस चेक करेंगे। क्लियर है एकदम? जैसे कुछ सवाल मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन आपको बताना, ऑप्टिकल एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, एक्टिव और इनएक्टिव बताना है आपको। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग। फटाफट से कंपाउंड बताओ, ऑप्टिकल एक्टिव है कि इनएक्टिव है, बस ये लिखना है आपको। इसको डैश वैच फॉर्मूला बोलते हैं, सब लोग जानते हैं पहले से, है ना? बताओ कौन सा एक्टिव है कौन सा इनएक्टिव है, फटाफट से आंसर करो सभी लोग। कौन सा एक्टिव है कौन सा इनएक्टिव है, जल्दी बोल दो फटाफट से। इधर देखोगे ओपन चेन है, सुनो ध्यान से, क्या बोला मैंने? सवाल आपके सामने आए ओपन चेन, ओपन चेन में सीएस चेक नहीं करते, ओपन चेन में पीयूएस देखेंगे। आई क्या पीयूएस? जी सर, पीयूएस आ गई ओपन चेन में। और अगर पीयूएस आ गई तो ओ आइए ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहां देखा ओपन चेन में क्या पीयूएस मिली? क्या नहीं मिलेगी, क्यों? ऊपर मिथाइल नीचे इथाइल, पीयूएस नहीं मिली, यही आंसर कर दो ऑप्टिकली एक्टिव। कॉस्ट चेक नहीं करना, पॉस्ट चेक करना है बस, कॉस्ट चेक नहीं करना है। ठीक है, साइकिल है, लेकिन साइकिल किसकी है? ये 3 की, कॉस्ट चेक नहीं करना। क्या पॉस है इसमें? प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो है क्या? नहीं है, तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, ऐसे चेक करना है। 4 की रिंग है, पहले पॉस देख लो फिर कॉस्ट भी करेंगे। 4 की रिंग है, इवन की है, कॉस्ट भी करेंगे, है ना? बताओ क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? बिल्कुल है सर, ये वाली। ठीक है, इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं, देखो ये एमी अबव द प्लेन है ना, ऐसा। और जो प्लेन लेते हो ना उसके एटम या ग्रुप डिस्कार्ड हो जाते हैं, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी। तो यहां तुम्हें क्या मिल गई? पॉस मिल गई, तो यही ओ आई ए बोल दो ना। पॉस मिल गई तो यही ओ आई ए बोल दो। सर कॉस तो आपने बोला था चेक करना, अरे क्यों करना है? कॉमन साइंस नाम की भी तो चीज होती है कोई, कॉमन साइंस नाम की भी तो चीज होती है। अगर पॉस आ गया तो ओ आई ए हो गया ना, कॉस्ट चेक करने की जरूरत पड़ी नहीं। लेकिन अगर 4 की रिंग है तो कॉस्ट देख लेंगे, एक बार देख लेंगे है क्या, है क्या? नहीं है, कॉस्ट नहीं है, बस ऐसे ही देखने के लिए, लेकिन जरूरत नहीं थी इसकी यहां पर। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है? प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करनी है। प्लेन ऑफ सिमेट्री का समझ लो 90% सवाल प्लेन ऑफ सिमेट्री वाले से हो जाएंगे, और बचे 10% वो नीट में आएंगे नहीं। तो इसका मतलब है कि नीट में सिर्फ पीयूएस वाले सवाल आएंगे। पीयूएस है, ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं है, एक्टिव। ठीक है,
ठीक है, आ जाओ जरा। अरे भाई साहब, एक कायरल है, एक कायरल ऑलवेज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, एक कायरल है ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, खत्म। एक कायरल वाला तो हमेशा ओए होगा ना, ठीक है। तो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, सबसे आसान तरीका है ये, सबसे आसान तरीका है, इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता कुछ तुम्हारे जीवन में, इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता भाई तुम्हारे जीवन में। सवाल देखा, ओपन चेन हो तुम, पीओएस चेक करेंगे तुम में। सवाल देखा, साइकिल हो, कौन सी साइकिल हो, ऑड वाली इवन वाली, ऑड वाली हो पीओएस चेक करेंगे, इवन वाली हो पहले पीओएस ही देखेंगे फिर देख लेंगे सीओएस है कि नहीं है ना। क्लियर है एकदम। तो इस प्रकार से आप सवाल सारे बना लेंगे ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव के। अभी अपन करेंगे सवाल, डोंट वरी। आइए अब आपसे रिलेशन भी पूछ लेते हैं, अब आपसे रिलेशन भी पूछ लेते हैं, है ना। अब आपसे रिलेशन भी पूछ लेते हैं। क्या, एक कायरल कार्बन में ये दो आंसर मिलेंगे, या तो एनेंटियोमर या फिर आइडेंटिकल, ठीक है, या तो एनेंटियोमर या आइडेंटिकल। एनेंटियोमर क्या होता है, नॉन सुपर इंपोजिबल, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस, ये क्या होती हैं, ये होती है एनेंटियोमर। जैसे जैसे CH3 ऐसा H, ये OH, यहां ET लगा दिया, इसका मिरर इमेज बनाओ तो ऐसा दिखेगा। तो मैं इन दोनों को क्या बोलूंगा, आपस में क्या है, ये एनेंटियोमर है। क्या है ये आपस में, एनेंटियोमर है, ठीक है, एनेंटियोमर है ये। और अगर ये ऑप्टिकल रोटेशन थीटा मान लीजिए +30 दिखा रहा है, तो ये ऑप्टिकल रोटेशन फिर -30 दिखाएगा। मैंने ऐसे ही मान लिया, हो सकता है ये +30 दिखाएगा तो ये -30, तो नेट रोटेशन थीटा नेट जो होगा इन दोनों का मिला के वो 0 होगा। और इन दोनों के मिक्सचर का नाम होता है रेसमिक मिक्सचर। इंडिविजुअल तो ये एनेंटियोमर है, लेकिन जब इसको मिक्स करेंगे तो मिक्सचर को हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है पॉस और कॉस दोनों ही हो। पहली बात तो तुम पगले हो, तुमसे बड़ा पागल कोई नहीं है जो दोनों चेक कर रहा है। क्यों, अगर कोई भी एक आ जाती है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, तो दूसरी क्यों चेक कर रहे हो, तुमसे बड़ा पागल कोई नहीं है फिर। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो यार, शाम के टाइम ऐसी बातें मत करा करो, शाम के टाइम ऐसी बातें मत करा करो। अगर पॉस है कॉस है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, लेकिन चेक ही क्यों कर रहे हो, अगर एक आ गई तो भी तो इनएक्टिव होता है। पॉस है कॉस नहीं है तब भी ओआइए, पॉस नहीं है कॉस है तब भी ओआइए, दोनों ना हो, दोनों ना हो तो होता है ओए। तो एक ही कंडीशन ऐसी होती है जिसमें आप ये बता सकते हो। तो ये जो है ना, ये पागलपने की हरकतें हैं और कुछ नहीं है। अगर पॉस आ गई तो कॉस काहे चेक कर रहे हो, और अगर कॉस आ गई तो पॉस काहे चेक कर रहे हो, ठीक है। कहां थे हम, इधर थे, समझ गए एनेंटियोमर। तो एक अगर कायरल कार्बन है तो उसमें एनेंटियोमर या आइडेंटिकल आपका आंसर हो सकता है। सवाल कैसे पूछते हैं, कंपाउंड फर्स्ट, कंपाउंड सेकंड, दोनों में रिलेशन कैसे पता करोगे। अगर दोनों में मिरर इमेज आ रही है, दोनों आपस में मिरर इमेज हैं, नॉन सुपर इंपोजेबल है तो एनेंटियोमर, अदरवाइज आइडेंटिकल। दो ही में से आंसर आएगा, 4 ऑप्शन होते हैं, आपने पहले 50-50 खेल लिया, सिर्फ 2 बचे, ठीक है, ठीक है। चलें आगे। अगर मेरे पास 2 कायरल आ गए तो, 2 कायरल आ गए तो या तो एनेंटियोमर होगा जो अभी अपन ने समझ लिया, या आइडेंटिकल होगा, नहीं तो डायस्टीरियोमर होगा। डायस्टीरियोमर क्या होता है, एक तो होते हैं ज्योमेट्रिकल डायस्टीरियोमर, और ये क्या है, ऑप्टिकल डायस्टीरियोमर। क्या होते हैं ये, नॉट मिरर इमेजेस, ऐसे कंपाउंड जो मिरर इमेज ना हो, नॉट मिरर इमेजेस, जो मिरर इमेज ना हो, ठीक है, नॉट मिरर इमेजेस, जो मिरर इमेज ना हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 कायरल कार्बन का एक ये लिखा है HOH ET, और एक ये लिखा है। आप मुझे देखकर बताएं, आप जी हां आप मुझे देखकर बताएं, ये है 1 ये है 2,
क्या ये आपस में मिरर इमेज है? नहीं है। क्यों? यहां देखो OH OH सेम साइड जा रहे हैं, यहां OH OH अपोजिट जा रहे हैं, तो 1 एंड 2 क्या हो गए? डायस्टीरियोमर हो गए। ठीक है, और इन डायस्टीरियोमर को ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाले तो GI हो गए, है ना, इनको बोलते हैं ऑप्टिकल डायस्टीरियोमर। सर कॉस क्या होता है बेटा? कॉस होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। कॉस होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, कॉस होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब ऐसा प्लेन जिसको मॉलिक्यूल में डालो तो मॉलिक्यूल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। कॉस क्या होता है? ऐसा पॉइंट जिससे डायगोनली अपोजिट चलो तो मॉलिक्यूल मतलब ग्रुप सेम मिलने चाहिए। ठीक है, हाँ वेरी गुड। आइए RS नॉमेनक्लेचर सीख लेते हैं, तो उससे कनेक्ट करके फिर हम एनेंटियोमर डायस्टीरियोमर RS से भी बता सकते हैं। ठीक है, RS नॉमेनक्लेचर क्या होता है फिशर में देखेंगे और अपन डैश वेज में देखेंगे। ठीक, तो दो केसेस हैं। पहला केस है इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में देखेंगे RS। तो इसमें केस बनेंगे अगर H तुम्हारा हॉरिजॉन्टल पर हो। कैसे निकालेंगे? हमें इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। अब इतना तो पता ही ना, R मतलब रेक्टस, S मतलब सिनिस्टर। ठीक है, और ये दोनों मतलब ये कंपाउंड में रिलेशन बताने के लिए RS हम पढ़ते हैं। RS का ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। RS का ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए जरा इसका RS निकालना। ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 और ये 4। 1 से 2, 2 से 3 शॉर्टेस्ट पाथ से चलोगे, ऐसे आएगा। तो ये जा रहे हो, क्या आएगा? एंटी क्लॉकवाइज S होता है, लेकिन स्विच करके R लिख देंगे। ये स्विच कब करना है? जब 4 वाला हॉरिजॉन्टल पे हो। ठीक है, यहां लिख देता हूं, इफ नंबर 4 इज ऑन हॉरिजॉन्टल पोजीशन देन फ्लिप द आंसर या स्विच द आंसर। आंसर को फ्लिप कर देना जो भी आपका आ रहा है। अगर वर्टिकल पे है तो टेंशन नहीं है। मान लो ऐसा लिखा है HOH BrCH3 ऐसा लिखा है, तो ये वाला 1 Br1 सॉरी, Br आएगा तुम्हारा 1, ये 2, ये 3 और ये 4। एंटी क्लॉकवाइज चलोगे ऐसा आएगा, लेकिन स्विच नहीं करना। क्यों? 4 वाला हॉरिजॉन्टल पे नहीं है, इस बार वर्टिकल पे। तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में सिर्फ ये ध्यान रखना है, 4 वाला हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ठीक है, 4 वाला हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पे ही तुम्हें ध्यान रखना। हॉरिजॉन्टल पे है तो स्विच करना, वर्टिकल पे स्विच नहीं करना है। ये किसकी बात हो गई? केस 1 की, फिशर प्रोजेक्शन। अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर डैश वेज में आ जाओ। ठीक, केस 2 सॉलिड डैश वेज फॉर्मूले में अगर तुम आ गए तो यहां पर 3 डिफरेंट केस बनते हैं। क्या? अगर तुम्हारा डैश वाला लोएस्ट प्रायोरिटी पे आ गया तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा। शॉर्टेस्ट पाथ ये S आएगा। S ही रहने देना, कोई चेंज नहीं। S ही रहने देना, कोई चेंज नहीं। S ही रहने देना, कोई चेंज नहीं। अगला, अगर मान लो 4 वाला सॉलिड पर आ गया तो तुम्हें स्विच करना है। अगर 4 वाला सॉलिड पर आ गया तो तुम्हें स्विच करना है। जैसे जैसे ऐसे ऐसे ये क्या होगा? हाँ, ये 1, हाँ, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, ये 4, 1 से 2, 2 से 3 R आएगा, स्विच करके S कर देंगे। अगर 4 वाला सॉलिड पे आया तो। अगर तीसरा केस यह कि 4 वाला लाइन पे भी आ सकता है। अगर 4 वाला लाइन पर आया, मान लो यहां आ गया लाइन पर 4 वाला, तो उसको केस 1 में कन्वर्ट करो। कैसे? इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज से मॉलिक्यूल सेम रहता है, तो हम क्या करेंगे? एक इंटरचेंज ये मार देंगे, है ना, या एक काम करो, केस 1 में लाना है ना, केस 1 में, केस 1 में लाना है, यानी कि 4 को डैश पे लाना है। ठीक है, एक इंटरचेंज ये मार देंगे, ठीक, और साथ ही साथ एक इंटरचेंज ये मार देंगे। तो 2 इंटरचेंज हो चुके हैं, और 2 इंटरचेंज के बाद मॉलिक्यूल आइडेंटिकल होता है। देखो मॉलिक्यूल का आइडेंटिकल डिजाइनिंग से नहीं, कॉन्फ़िगरेशन से होता है ना। तो OH यहां गया, H तुमने डैश पे ले आए, CH3 तुम इधर ले आए, और Br तुम इधर ले गए, और अब तुमने आंसर निकाला, और जो आंसर आएगा उसको स्विच नहीं करना। क्यों? क्योंकि तुमने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया। तो ऐसे जाओगे, R आएगा, R आंसर है। ठीक है,
1 2 3 4 किस बेसिस पर? CIP रूल लगाया है भाई। 1 2 3 4 किस बेसिस पर? ZE में तुमने CIP रूल पढ़ा है, सेम वही है। अरे ZE में पीछे पढ़ के तो आए हो CIP रूल, ठीक है? तो उसी के बेसिस पर 1 2 3 4 तुमने किया है। क्लियर है? एकदम क्लियर है? तो केस नंबर ये जो बनाया है, इसमें इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज लगाए तुमने सवाल में। इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज, इंटरचेंज जिसको हम बोलते हैं, इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज से मॉलिक्यूल सेम रहता है, आइडेंटिकल होता है ना। क्लियर है एकदम? इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज से मॉलिक्यूल आइडेंटिकल होता है। तो RS तुम इस तरीके से निकाल सकते हो। रेसिन मिक्सचर में अभी आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूं क्या होता है। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनेंटियोमर, RM इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। वो जो थीटा 30 और -30 कैंसिल किया था हमने। ईच एनेंटियोमर इज ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन ओवरऑल मिक्सचर इनएक्टिव होता है। जैसे एक A है, एक B है, तो इस पूरे के पूरे मिक्सचर को हम बोलेंगे RM। और A को क्या बोलोगे? A एंड B क्या बोलोगे? एनेंटियोमर बोलोगे। इंडिविजुअल एनेंटियोमर तो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, इंडिविजुअल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन मिक्सचर जो है वो इनएक्टिव होता है। ठीक है? क्योंकि इनके ऑप्टिकल रोटेशन का कैंसिलेशन हो जाता है, और दो डिफरेंट कंपाउंड है, इसलिए बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन या कैंसिलेशन। ठीक है? ये RM की बात हो गई। रिजोल्यूशन क्या होता है? सेपरेशन ऑफ एनेंटियोमर फ्रॉम RM। कोई तरीका लगा के, रिएक्शंस वगैरह करवा के AB में से A को अलग सेपरेट कर लो और B को अलग, तो इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि रिजोल्यूशन क्या होता है? सेपरेशन ऑफ RM इन इंडिविजुअल कंपाउंड्स, इनटू इंडिविजुअल कंपाउंड्स, है ना? ठीक है? तो RM से तुम A और B अलग करते हो, उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। मेसो कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, मेसो कंपाउंड्स क्या होते हैं? मेसो कंपाउंड में दो कंडीशन है। क्या? कंपाउंड हैविंग POS विद कायरल कार्बन, और मेसो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन होते हैं। इसका मतलब क्या है? ऐसा कंपाउंड जिसके पास कायरल कार्बन तो हो और साथ में POS भी हो। कायरल कार्बन हो और साथ में क्या हो? POS हो। जैसे जैसे देखें जरा, देखें जरा, ये क्या है? कायरल कार्बन। ये क्या है? कायरल कार्बन। ये क्या है? POS। तो कायरल कार्बन भी होना चाहिए और POS भी होना चाहिए, तभी तुम बोलोगे कि ये मेसो है। जैसे बताओ, क्या ये मेसो है? क्या ये मेसो है? ऐसे छोड़ने का मतलब मिथाइल है ना? क्या ये मेसो है? बोलो जरा, क्या ये मेसो है? जल्दी से बता दो, क्या ये मेसो है? जल्दी बोलो, हाँ या ना? हाँ या ना में बोलो, जल्दी बोलो, क्या ये मेसो है? जल्दी से फटाफट से बता दो। ये देखो और ये देखो, क्या ये कायरल है? नहीं। तो कायरल कार्बन इसमें नहीं है। कई लोग गलती क्या करते हैं, सर हमको तो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, ये पागलपने नहीं करना। कायरल कार्बन नहीं है तो मेसो नहीं होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री से फिर देखेंगे नहीं। कायरल कार्बन भी होना चाहिए और और प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री होने से मेसो हो जाएगा। ये देखो कई पागल लोग लिख रहे हैं, देखो देखो देखो, कई पागल लोग लिख रहे हैं भाई। ठीक है? चलिए, मान लीजिए कभी एग्जामिनर पगला गया और उसने तुम्हें जो है 3 कायरल का दे दिया, तो क्या डर जाओगे? बोलो, क्या डर जाओगे तुम? अगर 3 कायरल कार्बन का दे दिया तो क्या तुम डर जाओगे? डरने की तो कोई बात ही नहीं है। चलो बोलो जरा, मेसो है कि नहीं है? बोलो भाई। ये कायरल, ये कायरल, ये कायरल। अच्छा, ये जो बीच वाला है ना, आप बोलोगे सर ये और ये तो सेम ही ग्रुप लगे। बीच वाला जो है वो स्यूडो कायरल कहलाता है, जो कि कायरल की कैटेगरी में ही रख सकते हैं। इसको बोलते हैं स्यूडो कायरल। क्या बोलते हैं? स्यूडो कायरल बोलते हैं, क्योंकि इनके कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा ये कायरल होगा या ए कायरल होगा, है ना? तो हम उसको कायरल की कैटेगरी में मान सकते हैं। अब आप बताओ, क्या ये मेसो है? कायरल कार्बन मिल गए, 2 भी मिल सकते हैं, 2 से ज्यादा भी मिल सकते हैं, और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई। ठीक है? यहां देखो, कायरल, स्यूडो कायरल, कायरल, और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई। प्लेन ऑफ सिमेट्री में आने वाले एटम या मॉलिक्यूल डिस्कार्ड हो जाते हैं, तो ये दोनों ही मेसो है। कायरल कार्बन भी है और POS भी है। ये भी मेसो है और ये भी मेसो है। क्लियर है? दोनों मेसो है, दोनों ही मेसो हैं। जी हाँ, वेरी नाइस, वेरी गुड।
दोनों ही मेजो हैं। चलो भाई, झमाझम सवालों की शुरुआत की जाती है यहां से। ये वाले तो मैंने ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव करा दिया, ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। चलिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कायरल। अब देखो, सवाल जब भी तुम्हारे सामने आएगा, जब भी तुम्हारी आंखों के सामने आएगा, तो तुम्हें क्या देखना है, क्या एक कायरल है। अगर एक कायरल मिल गया तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव बोल देना, और अगर दो हैं तो देख लेना कहीं प्लेनो सिमेट्री तो नहीं है, ओपन चेन है तो, है ना। आइए जरा, आइए जरा, आइए जरा। 2 ब्यूटेनॉल, ये हो गया 4 कार्बन पे ब्यूटेन, और 2 पर OH लगा दिया, एक H भी होगा। क्या ये कायरल है? जी हां। और एक कायरल है तो ये कायरल कहलाएगा। अच्छा, ये लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कायरल। कायरल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, है ना। कायरल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। कायरल कार्बन नहीं लिखा उनने, उनने लिखा कायरल, और सिर्फ कायरल वर्ड यूज करते तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो इसमें एक कायरल होगा ऑप्टिकली एक्टिव, बिल्कुल सही बात है। आपको नॉट पूछा है सवाल में, है ना। 2,3 डाइब्रोमो पेंटेन, 2,3 डाइब्रोमो, 2,3 डाइब्रोमो पेंटेन, ये कायरल है, ये कायरल है। दो कायरल हैं, क्या इसमें पीयूएस आ सकती है ओपन चेन में? नहीं आएगी। क्यों? यहां मिथाइल लगा है, यहां इथाइल लगा है, कहां से आ जाएगी? तो ऑप्टिकली एक्टिव। 3 ब्रोमोपेंटेन, 3 ब्रोमोपेंटेन, यहां पर Br लगा है, इसमें कोई कायरल नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये हो गया, प्लेनोसिमेट्री ये हो सकती है। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ये प्रोपेनोइक, 2 पर हाइड्रोक्सी लगा है, ये एक कायरल है, एक कायरल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव ऑलवेज। फिर नहीं आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगला सवाल, चलिए। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आर कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तुमको, क्या चाहिए? आर, आर चाहिए, निकाल लेते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 1 से 2, 2 से 3 शॉर्टेस्ट पाथ, ऐसे जाओगे आर, लेकिन स्विच करके एस। क्यों? क्योंकि 4 वाला हॉरिजॉन्टल पर लिखा है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे जाओगे आर, 4 वाला वर्टिकल पे, स्विच नहीं करेंगे। अच्छा, आर पूछा था तो यही आ गया आंसर, बी वाला। बाकी चेक कर लो, 1 2 3 4, आर स्विच करके एस कर देना, और 1 2, सॉरी 1 2 3 4, ऐसे जाओगे एस आएगा, स्विच नहीं करना। सेकंड आंसर आ रहा है, सेकंड आंसर आ रहा है, सेकंड। वेरी गुड, वेरी नाइस। बताओ जरा, ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है? गौर से देखो, E1 की रिंग है, E1 की रिंग है ना, तो COS देख सकते हैं, लेकिन पहले तो POS देख लो ना। E1 की रिंग है ना, E1 की रिंग है, तो पहले POS देखो, COS भी देख लेना, लेकिन POS पहले देखो। चलो भाई, ऑप्टिकली एक्टिव चाहिए, बताओ जरा, ऑप्टिकली एक्टिव। प्लेन ऑफ सिमेट्री इनएक्टिव हो गया, ठीक। यहां देखो, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है क्या? नहीं मिल रही। तो अब COS देखो, सेंटर पे खड़े हो जाओ, यहां OH आ रहा है, यहां कुछ नहीं आ रहा, मतलब नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ऑप्टिकली एक्टिव। ये आ गया आंसर आपका, ऐसे चलना है, ठीक है। यहां तो ये सीधी प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS में आने वाले एटम या मॉलिक्यूल डिस्कार्ड हो जाते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। DL सिस्टम क्या होता है? लास्ट कायरल कार्बन पर, लास्ट कायरल कार्बन पर OH अगर राइट साइड है, OH अगर राइट साइड है तो D, और OH अगर लेफ्ट साइड है तो L हो जाएगा। जैसे लास्ट कायरल कार्बन चेक करना है, बताओ ये D है कि L है? लास्ट कायरल कार्बन चेक करना है, लास्ट कायरल कार्बन, जैसे ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। लास्ट कायरल कार्बन तो ये होगा ना, OH राइट साइड है तो D हो जाएगा, ऐसे। डी ग्लूकोज इसका नाम है, ठीक है। तो लास्ट कायरल कार्बन से हमें DL सिस्टम बताते हैं। DL सिस्टम यूजुअली कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड के लिए यूज करते हैं ना। अच्छा, यहां पर NH2 भी लिख लो, अगर OH और NH2, कभी NH2 भी आ जाए तो भी कर देना, सेम ऐसे ही है ना अमीनो एसिड में। इराइथ्रोथ्रियो क्या है? अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड है,
सेम साइड हैं तो इराइथ्रो, और अगर ऑपोजिट साइड है तो थ्रियो। और ये चेक कैसे करना है, ऐसे देखो, देखो ऐसे चेक करना है, एच ओ एच एच ओ एच। बताओ ये क्या है, इराइथ्रो है कि थ्रियो है? ये इराइथ्रो है या थ्रियो है? जल्दी से बता दो फटाफट से, जल्दी से बता दीजिएगा मेरे को बेटे, क्या है ये? सेम साइड इराइथ्रो, अपोजिट साइड थ्रियो। सेम साइड इराइथ्रो, अपोजिट साइड थ्रियो, है ना? ऐसे चेक करना है। और इराइथ्रो थ्रियो, कैपिटल डी कैपिटल एल, आर एस का ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। स्मॉल डी स्मॉल एल का सीधा लेना देना है ऑप्टिकल एक्टिविटी से, ठीक है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं अपन, है ना? फिर और सवाल कर लेंगे। अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर का फॉर्मूला लगाओ 2 की पावर n। अगर सिमेट्रिकल नहीं है, मॉलिक्यूल देखा तुमने, सिमेट्री नहीं देख, 2 की पावर n, सारे के सारे ऑप्टिकल एक्टिव होंगे तो 2 की पावर n, मेजो एक भी नहीं होंगे तो 0, और रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकल एक्टिव डिवाइडेड बाई 2 कर दो। जैसे मान लो ऐसा लिखा है, यहां पे तुम्हें फिशर बना के नहीं देंगे, ऐसे कंबाइन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में दे देंगे, ऐसे इस तरीके से। क्या सिमेट्री है? नहीं है। सिमेट्री कैसे चेक करेंगे? सेंटर पे खड़े होकर ऊपर नीचे देख लो, एक बार नजर मार लो, तो ऊपर CHO नीचे CH2OH है, तो सिमेट्री नहीं है। कायरल कार्बन एक ही और एक ही, ठीक? तो n निकाल लो, यहां से कितना आ रहा है, n क्या है यहां पर, कायरल कार्बन, चेक कर लो जरा कितना आ रहा है। तो कायरल कार्बन 2 हैं, तो टोटल OI कितने हो गए, 2 की पावर 2 यानी कि 4। चारों के चारों ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, मेजो एक ना होगा, मेजो एक भी नहीं होगा, और RM क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकल एक्टिव बाई 2, 4/2, ठीक है? एक बच्चा कह रहा है कि सर डेक्स्ट्रो लेवो कैपिटल डी कैपिटल एल का रिलेशन ना, कैपिटल डी और कैपिटल एल सिर्फ और सिर्फ फैमिलीज हैं जो कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड में बनाई जाती हैं, उनका ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? कोई लेना देना नहीं है। तो ये हो गया अनसिमेट्रिकल अगर हुआ तो। अगर सिमेट्रिकल हो गया और इवन हो गया n, है ना, तो टोटल OI जो होंगे वो होंगे 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1, ठीक है? वेयर p इज इक्वल टू n/2। और जो पहले लिखे हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गए, जो बाद में लिखे हैं वो मेजो हो गए, और RM क्या हो गया, OA/2। ऐसे आप याद कर लोगे तो फॉर्मूले भी जल्दी याद हो जाएंगे। जैसे एक सवाल कर लेते हैं, मान लीजिए ऐसा लिखा है CHO CHOH CHOH और CHO, सिमेट्रिकल दिख रहा है, n इवन है, देखो जरा 2 कायरल हैं, n अगर 2 हो गया तो p कितना हो जाएगा, 1। तो टोटल OI ऑप्टिकल आइसोमर हो गए 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, 2 + 1। अब जो पहले लिखे हैं ये ऑप्टिकल एक्टिव हैं, जो बाद में लिखे हैं वो मेजो हैं, और OA/2 हो जाएगा, RM तो 1 हो जाएगा। बात समझ में आई? बात को समझ में आई? ऐसे फॉर्मूला लगाना है। मॉलिक्यूल देखा तुम्हें, सिमेट्रिकल दिख रहा, ऊपर नीचे दोनों तरफ देख लो, ठीक है? ठीक है, ठीक है, चलें आगे। इंटरनल एक्सटर्नल कंपनसेशन, देखो एक्सटर्नल कंपनसेशन का मतलब होता है दो अलग अलग मॉलिक्यूल के ऑप्टिकल रोटेशन कैंसिल हो रहे हैं, यानी कि एनेंटियोमर पेयर जो होता है, एक मॉलिक्यूल A है, एक मॉलिक्यूल B है, दोनों आपस में एनेंटियोमर है, तो इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन होगा, मान लो +30 है तो इसका -30 हो जाएगा, दोनों मिलाओगे तो नेट रोटेशन 0 हो जाएगा। लेकिन इंटरनल कंपनसेशन में क्या होता है, जैसे मान लो यही यही एक कंपाउंड है, ठीक है? या मेजो वाला देख लेते हैं एक बार। इंटरनल कंपनसेशन में क्या होता है, मेजो कहां गया? इंटरनल कंपनसेशन में क्या होता है, मान लो ये ऑप्टिकल रोटेशन थीटा तुम्हारा +30 घुमा रहा है, तो इस कायरल कार्बन की वजह से थीटा -30, तो नेट कट जाएगा। लेकिन ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, कोई अलग से मॉलिक्यूल तो है नहीं। RM में अलग से मॉलिक्यूल होते हैं, दो अलग अलग मॉलिक्यूल एनेंटियोमर पेयर, वो तो अलग अलग होते हैं, वो तो रेसिमिक मिक्सचर बनाते हैं, वो एक्सटर्नल कंपनसेशन है। और इंटरनल कैंसिलेशन ऑफ द ऑप्टिकल रोटेशन, ये इंटरनल कंपनसेशन है, ठीक है?
ठीक है, तो ये डिफरेंस है एक्सटर्नल और इंटरनल कंपनसेशन में। चलें आगे। तो ये हो गया था आप लोगों से, अगर सिमेट्रिकल है और एन इवन है। अगर सिमेट्रिकल हो गया और एन ऑड हो गया तो टोटल ओआई जो है वो होता है 2 की पावर पी, और पी होता है n-1। इसमें थोड़ा ऐसा याद रखो, ओआई 2 की पावर पी, और मेजो याद रखो, इसमें मेजो होता है 2 की पावर p/2। तो एक्टिव कितने हो जाएंगे ऑप्टिकली एक्टिव, ओआई में से मेजो को माइनस कर देंगे, ऐसे निकालना है, और आरएम क्या हो जाएंगे OA/2। सवाल से देख लो, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऑप्टिकल आइसोमर पता है, मेजो पता है, तो आप उससे सारे निकाल लोगे, है ना। एक दो तो याद रखने ही पड़ेंगे आपको। जैसे मान लो ये लिखा है CHO, CHOH, CHOH 2 और CHOH 3, 3 कायरल कर दिए मैंने, ठीक है। एक ये वैसे स्यूडो कायरल आएगा, लेकिन ये कायरल की कैटेगरी में डाल देंगे इसको। तो एन की वैल्यू हम यहां 3 ले लेंगे। एन अगर 3 आ गया तो पी कितना आ गया, 2 आ जाएगा। और ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो गए, 2 की पावर पी माइनस, सॉरी 2 की पावर पी, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 आ जाएंगे, है ना। और मेजो कितने आ जाएंगे, मेजो आ जाएंगे 2 की पावर p/2, तो 2 की पावर 1 यानी कि 2 आ जाएंगे। अगर ऑप्टिकल आइसोमर 4 हैं, मेजो 2 हैं, तो ऑप्टिकल एक्टिव कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। ऐसे लिख लो, याद रहेगा, 4 - 2। ऑप्टिकल आइसोमर में ऐसे मेजो माइनस कर दो, तो ओए आ गए, ओए कितने आ गए 2, तो आरएम कितना आ गया आपका OA/2, मतलब 1। रेसमिक मिक्सचर मतलब मान लो 4 ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, तो वो आपस में 2-2 के पेयर में होंगे, ठीक है, 2-2 के पेयर में होंगे। एक बच्चा कह रहा है कि सर इराइथ्रो और थ्रियो डाइस्ट्रोमर है, बिल्कुल सही है, एकदम सही कह रहे हो। इराइथ्रो और थ्रियो डाइस्ट्रोमर एकदम सही कह रहे हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कुछ स्पेशल केस हैं इसमें ऑप्टिकल आइसोमर में, जैसे क्यूमुलिन्स। ऑड नंबर, सॉरी इवन नंबर की जो क्यूमुलिन्स हैं, इवन नंबर ऑफ CCC, इनको क्यूमुलिन्स हम बोलते हैं, जो OI एग्जिबिट कर सकती है, जैसे CCC, इवन नंबर। अब इसमें क्या होता है, इवन नंबर में इसका और इसका प्लेन अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे मान लो यहां H लगा दिया, इधर CH3, यहां Br लगा दिया, और यहां लगा दिया हमने I लगा दिया, ठीक। तो अब आप देखो, इसमें कोई सिमिट्री नहीं दिख रही है, क्यों, क्योंकि ग्रुप यहां डिफरेंट है। तो अगर क्यूमुलिन्स में OI चेक करना है तो ग्रुप यहां पे डिफरेंट होने चाहिए। अगर यहां ग्रुप डिफरेंट है और इनका नंबर इवन होना चाहिए, मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड, तो ये मैं बोल रहा हूं इवन नंबर के डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। कार्बन से मत देखना, कार्बन देखोगे तो 3 दिख रहे हैं, लेकिन हमें डबल बॉन्ड से चेक करना है। तो 2 डबल बॉन्ड है, यानी कि इवन नंबर है, और इवन नंबर में अलग अलग प्लेन में होते हैं ये, तो यहां डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, तो ये OI एग्जिबिट कर जाएगा, OI एग्जिबिट कर जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये हो गया क्यूमुलिन्स में, इवन नंबर में देखना है बस, है ना। ऑड में GI हो जाएगा, इवन में OI हो जाएगा, ठीक है। स्पाइरेन क्या होता है, इसमें ही अगर मैं क्या कर दूं, इवन नंबर की रिंग ले लूं, तो यहां लगने वाले जो ग्रुप हैं वो अलग अलग प्लेन में होते हैं, है ना। या ये बोल दो कि ये जो रिंग है वो अलग अलग प्लेन में, ऐसे बना देता हूं मैं। एक ऐसा है, तो ये जो रिंग है ना, ये इसका और इसका रिंग का प्लेन अलग अलग है। तो अगर यहां पर ग्रुप डिफरेंट लगा दिए, ठीक है, एक रिंग ऐसी है और दूसरी रिंग ऐसी है, ठीक है, इसका रिंग का प्लेन जो है वो ऐसा है, तो ये अलग अलग प्लेन में है। तो यहां अगर मैंने ग्रुप लगा दिए, डिफरेंट लगा दिए मान लो मैंने, तो यहां ग्रुप अगर डिफरेंट तो कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको नहीं मिल पाएगी, और रिंग अलग अलग प्लेन में तो सेंटर ऑफ सिमेट्री की चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो बस ये चेक कर लेना, टर्मिनल पे ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, है ना, टर्मिनल पे ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। टर्मिनल पे ग्रुप डिफरेंट है यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर देगा। अगला है बाइफिनाइल। बाइफिनाइल में भी क्या होता है, अलग अलग प्लेन में रिंग होती हैं, जैसे एक ये है और एक ये है, लेकिन ये अलग अलग प्लेन में कब होंगी, ये अलग अलग प्लेन में तब होंगी जब यहां पर मैं बल्कि ग्रुप लगा दूं। यहां मैंने बल्कि ग्रुप लगा दिए इस जगह पे, और ये चारों ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप होना चाहिए। तो जी क्या होना चाहिए, बल्कि ग्रुप होना चाहिए। जैसे बल्कि ग्रुप में आपको मिल जाएगा SO3H मिल जाएगा, मिथाइल मिल जाएगा, NO2 मिल जाएगा, है ना। इस टाइप के ग्रुप आपको COH वगैरह मिल जाएगा, बल्कि ग्रुप यहां लगे होने चाहिए। हेलोजन में Cl Br I को बल्कि माना जाता है, ठीक है। बल्कि ग्रुप अगर यहां लगे हैं तो क्या होगा, एक इस प्लेन में और एक परपेंडिकुलर प्लेन में रिंग हो जाती है, और ये ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। जैसे
क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा? बताओ, क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा? क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा? बोलो। बिल्कुल करेगा। अब आप ये मत बोलना सर यहां तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, बेटा ये अलग अलग प्लेन में, ये इस प्लेन में है तो इन दोनों ने रिपेल करके ऐसे कर दिया, परपेंडिकुलर प्लेन में आ गए भाई, ये ऐसे आ गए परपेंडिकुलर प्लेन। ये मत बोलना कि सर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बेटा ये परपेंडिकुलर प्लेन में आ गए, क्योंकि इसने इसको और इसने इसको रिपेल कर दिया, ऐसे होगा ये, और परपेंडिकुलर प्लेन में चले गए। तो अगर तुम प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना चाहोगे ऐसे तो नहीं मिलेगी। क्यों? यहां NO2 और यहां NO2 और यहां COH डिफरेंट है, और यहां COH और यहां NO2 डिफरेंट है। यहां सेम चलेंगे, लेकिन एक ही रिंग के ऑर्थो पोजीशन पे डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, तभी तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। इसमें कोई POS नहीं है, और POS नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा ये। तो मुझे बताओ, क्या ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कायरल कार्बन का होना जरूरी है? बताओ जरा, क्या ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कायरल कार्बन का होना जरूरी है? क्या ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कायरल कार्बन का होना जरूरी है? बोलो, क्या ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कायरल कार्बन का होना जरूरी है? नहीं, नहीं जरूरी है भाई। देखो ना, इसमें कोई कायरल कार्बन है क्या? इसमें कोई कायरल कार्बन है क्या? नहीं। तो कायरल कार्बन इज नॉट द एसेंशियल क्राइटेरिया। कायरल कार्बन का होना ना होना ऑप्टिकल एक्टिविटी का रिलेशन नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज द एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, है ना? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों रिंगें एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में होती हैं, और परपेंडिकुलर प्लेन में मान लो तुम ऐसे काटने जा रहे हो तो ऊपर और नीचे क्या है, ये डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। इसको हटा देते हैं। हाँ, चलिए सवाल देख लीजिए जरा, क्या कह रहे हैं। हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर डज दिस। देखो, कभी भी स्टीरियो आइसोमर का ये आ गया सवाल, तो स्टीरियो आइसोमर होते हैं टोटल स्टीरियो आइसोमर 2 की पावर n होते हैं, ठीक है। और ये सवाल तुमसे तभी पूछेंगे नीट में जब यहां पर सिमेट्री नहीं होगी, ये सवाल होगा, है ना। सिमेट्री वाला सवाल नहीं होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा फिर खेल हो जाता है। तो अनसिमेट्रिकली पूछेंगे तुमसे, स्टीरियो पूछेंगे 2 की पावर n, और n यहां क्या है पता है? n यहां पर है आपका स्टीरियोजेनिक एरिया, बोल देता हूं मैं स्टीरियोजेनिक एरिया। देखो, एक मैंने स्टीरियो सेंटर बताया था, वो अलग चीज है, स्टीरियोजेनिक एरिया अलग चीज है। स्टीरियोजेनिक एरिया मतलब कायरल कार्बन प्लस डबल बॉन्ड जो GI एग्जिबिट कर रहा हो। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे इसमें पूछूं तो ये वाला डबल बॉन्ड GI एग्जिबिट कर रहा है, तो डबल बॉन्ड एक काउंट होगा इसमें, एरिया में एक काउंट होगा ये, ठीक है। और ये कायरल कार्बन है, तो n की वैल्यू यहां 2 आएगी, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 यानी कि 4। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में मान लो आपसे बोलते स्टीरियो सेंटर, अगर स्टीरियो सेंटर की बात करते हैं तो कायरल कार्बन का 1 + 2 इसके काउंट होंगे, ये भी 2 काउंट होंगे स्टीरियो सेंटर में। एरिया में 1, स्टीरियो सेंटर में 2, तो 1 + 2 = 3। ध्यान रखना, स्टीरियो सेंटर और स्टीरियोजेनिक एरिया में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। स्टीरियोजेनिक एरिया में हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा डबल बॉन्ड मानते हैं, क्यों? ये डबल बॉन्ड GI एग्जिबिट कर रहा है। लेकिन जब सेंटर की बात करते हैं तो हम सेंटर किसे माने, तो सेंटर दोनों को मानते हैं, ठीक है। क्लियर छे? तो अगर स्टीरियो सेंटर पूछा तो 1 + 2, लेकिन अगर स्टीरियोजेनिक एरिया पूछा तो तुम्हें डबल बॉन्ड लेना पड़ेगा। सेंटर में इन डबल बॉन्ड के कार्बन ले लेते हैं, GI में वो डबल बॉन्ड लेते हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल, फाइंड द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ऑफ 1,2-डाइहाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन भाई साहब ये हो गया, और 1,2-डाइहाइड्रोक्सी ये हो गया। 2 कायरल कार्बन है, सिमिट्री आ रही है, n = 2, p = n/2। टोटल OI चाहिए आपको ना, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर चाहिए। अब आप बोलोगे सर इन्होंने स्टीरियो पूछा है, बेटा यहां के स्टीरियो ऑप्टिकली है भाई। स्टीरियो में 2 चीजें आती है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, तो हम क्या मानेंगे, ऑप्टिकल मानेंगे।
आप बोलोगे सर डाई सब्स्टिट्यूटेड तो जीआई भी शो कर रहा होगा। बेटा जब तुम ऑप्टिकल में काउंट कर लोगे तो वो जीआई की जरूरत नहीं काउंट करने की, है ना। तो कभी भी साइक्लो अल्केन में स्टीरियो पूछें, इसका मतलब वो ऑप्टिकल ही निकालना है तुमको, है ना। तो टोटल ओआई कितने आ जाएंगे, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1, 2 + 1 3 आ जाएंगे, 3 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और ऐसे सवाल आपको काफी बार देखने को मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। 2 कायरल प्लस सिमिट्री, तो ओआई आपके 3 आएंगे, ठीक है। 2 कायरल के साथ सिमिट्री 3 आएंगे, और अगर सिमिट्री नहीं होगी तो 4 हो जाएंगे, 2 की पावर 2, ठीक है। ठीक है बेटे, चलिए अगला सवाल फटाक से बता दो जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग बाइफेनाइल इज ऑप्टिकली एक्टिव, अभी बताया था मैंने। ऑर्थो पोजीशन पर डिफरेंट ग्रुप चाहिए, बोलो बोलो। ब्रेक बाइटर थोड़ी देर बाद देंगे, आइसोमेरिज्म खत्म करा के। आइसोमेरिज्म के बाद ब्रेक मिलेगा। बोलो ऑप्टिकली एक्टिव बाइफेनाइल कौन सी है। सारी ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाई होनी चाहिए, यहां तो एच लगा रखा है, एच थोड़ी कोई हैवी होता है। ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये सही। बी आंसर आएगा। अगला सवाल करके बताओ। डीएल बताओ और एराइथ्रो थ्रियो बताओ जल्दी फटाफट से। हो गया। बोलो भाई। अरे ये तो सवाल ही गलत लिख दिया, ये तो सवाल किसी और का पेस्ट हो गया यहाँ पे। एसपी कार्बन कहां से आ गया, आपको तो ये रिलेशन बताना है ना, रिलेशन बताना है, रिलेशन। बोलो भाई। ये है OH OH दोनों सेम साइड, डी हो जाएगा। ये दोनों अपोजिट साइड, एल, सॉरी डी नहीं, इराइथ्रो, डी क्या लिख रहा हूं। ये ई हो जाएगा इराइथ्रो, ये हो जाएगा थ्रियो, ये हो जाएगा इराइथ्रो, और ये हो जाएगा थ्रियो। ये एल, ये एल, ये डी और ये डी। चलो बता दो जरा। डी इराइथ्रो, डी थ्रियो, एल इराइथ्रो, एल थ्रियो। बदलापुर आंसर आ रहा है अपना। अरे वाह क्या बात है, सबका बदलापुर आ गया, वेरी नाइस। आगे चलते हैं। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में होता क्या है, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन होती है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन होती है, उसको बोलते हैं अपन कन्फर्मर आइसोमेरिज्म, जो हम अल्केन में पढ़ते हैं। 3 हमें पढ़ने, पहला इथेन, दूसरा ब्यूटेन और तीसरा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। चलिए जरा देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। अराइजेस ड्यू टू फ्री रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे कन्फर्मर बन सकते हैं इनफाइनाइट, क्यों, रोटेशन सिग्मा बॉन्ड के अराउंड कैसे भी कर सकते हो आप। द एनर्जी फॉर रोटेशन, जिसको हम रोटेशन एनर्जी बोलते हैं, अराउंड सिग्मा बॉन्ड इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर, तो रोटेशन आसानी से हो जाता है। और टोटल कन्फर्मर मीथेन के अगर पूछें तो 0, क्यों, उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड ही नहीं है। हम जो यहां पर बनाते हैं फॉर्मूला, वो बनाते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो हम इसमें यूज करते हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं, उसमें ऐसा होता है कि एक डॉट वाला कार्बन, एक राउंड वाला कार्बन। डॉट वाले कार्बन पर 3 बॉन्ड होते हैं और राउंड वाले कार्बन पर 3 बॉन्ड होते हैं, और डॉट और राउंड के बीच में बॉन्ड बना होता है। इसके अलावा एक और फॉर्मूले का इस्तेमाल यहां किया जाता है, सॉहर्स फॉर्मूला। सॉहर्स फॉर्मूले में क्या होता है, इस डॉट और राउंड को पकड़ के खींच दोगे तो तुमको ऐसा दिखेगा, और अगर तुम यहां से देखने लगोगे साइड व्यू ऐसे, तो तुमको यह दिखने लगेगा। तो 2 टाइप के फॉर्मूले है ना, 2 टाइप के फॉर्मूले हम यहां पर पढ़ रहे होंगे, न्यूमैन और सॉहर्स, ठीक है। चलिए इथेन से शुरू करते हैं, न्यूमैन मेन है हमारे लिए, न्यूमैन पढ़ेंगे, है ना, ठीक है। इथेन के लिए ध्यान से देखें जरा, इथेन में हमारे पास है CH3,
सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, ये इथेन है। तो मैं इसको 1 इसको 2, 1 वाले को डॉट से और 2 वाले को राउंड से रिप्रेजेंट करते हैं। H H H इस कार्बन पे, डॉट वाले कार्बन पे 3 H है और राउंड वाले पे भी 3 H है, जिसको मैं ऐसे बना रहा हूं। अगर मैं इसको राउंड वाले को पकड़ के 60 डिग्री घुमा दूं, राउंड वाले को पकड़ के अगर मैं 60 डिग्री 60 डिग्री घुमा दूं, तो क्या मेरे को ऐसा दिख रहा होगा? 60 डिग्री घुमा दूं तो क्या ऐसा दिख रहा होगा? तो ये एंगल आपका 60 डिग्री हो गया, जिसको डाईहीड्रल एंगल बोलते हैं, ठीक है। क्या नाम है इसका? डाईहीड्रल एंगल। क्या नाम है इसका? डाईहीड्रल एंगल इसका नाम है, ठीक है। डाईहीड्रल एंगल इसको बोलते हैं, ठीक है भाई, डाईहीड्रल एंगल हो गया। अब मैं और घुमा दूं 60 तो वापस यहीं पहुंच जाऊंगा, यानी कि एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, और बीच में जितने बन रहे होंगे, ठीक है, बीच में जितने बन रहे होंगे वो सारे कहलाते हैं स्क्यू फॉर्म, ठीक है, सारे कहलाते हैं स्क्यू फॉर्म, ठीक है। और इनका एक पर्टिकुलर नाम है, इसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड। और 60 डिग्री पर स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, क्यों? बॉन्ड पेयर सबसे ज्यादा दूर दूर हैं, रिपल्सन मिनिमम होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसका नाम है स्टैगर्ड, ठीक है। और 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 30.5 डिग्री, 44.5 डिग्री वाले क्या कहलाएंगे? सारे के सारे स्क्यू, है ना। तो ये इक्लिप्स फॉर्म है, ये स्टैगर्ड फॉर्म है। स्टेबिलिटी की बात करें, बॉन्ड पेयर अगर दूर दूर हैं तो स्टेबिलिटी ज्यादा और एनर्जी कम। और सारे कन्फर्मर इक्लिप्स और स्टैगर्ड वालों को क्या कहते हैं? स्क्यू बोलते हैं, जो बीच में होते हैं, ठीक है। सारे कन्फर्मर जो इक्लिप्स और स्टैगर्ड के बीच में है वो स्क्यू कहलाते हैं। इक्लिप्स का डायहीड्रल एंगल लगभग 0 होता है और स्टैगर्ड का 60 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। चलिए भाई, आइए जरा दो टाइप की स्ट्रेन हम पढ़ते हैं। एक होता है टॉर्सनल स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब डिस्टेबलाइजेशन है ना, और एक होता है वांडरवाल। देखो, टॉर्सनल कहां हम बोलते हैं? जब बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन हो रहा होगा, है ना। जैसे मान लीजिए इन दो बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन, इसका और इसका, इसको बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। और बल्की ग्रुप के बीच का रिपल्सन अगर होगा, मान लो कभी यहां पर मिथाइल आ गया, ठीक, तो बल्की ग्रुप के बीच के रिपल्सन को हम बोलते हैं क्या? वांडरवाल। ऑल्दो इसमें टॉर्सनल भी होगा बॉन्ड पेयर का, लेकिन वांडरवाल यहां डोमिनेटिंग होगा, है ना। तो बल्की ग्रुप वाला वांडरवाल और बॉन्ड पेयर रिपल्सन टॉर्सनल कहलाता है। अगर मुझे इसी का सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाना था तो कुछ नहीं, डॉट और राउंड को पकड़ के खींच दोगे तो इक्लिप्स वाला ऐसा दिख रहा होगा। डॉट और राउंड को पकड़ के खींच दोगे तो इक्लिप्स ऐसा दिखेगा, और इसको 60 डिग्री अगर तुम घुमाना चाहो तो स्टैगर्ड आपका ऐसा दिख रहा होगा। डॉट को फिक्स रखा, राउंड को 60 डिग्री घुमा दिया था तुमने, ठीक है। तो एक सीधा वाय, एक उल्टा वाय स्टैगर्ड होता है, दोनों उल्टे वाय या दोनों सीधे वाय इक्लिप्स होते हैं, है ना। तो वही करना, न्यूमैन में डॉट और राउंड को पकड़ के खींच देना है बस, है ना, ठीक है। एनर्जी प्रोफाइल की अगर हम बात करें, एनर्जी प्रोफाइल की, अगर इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड की एनर्जी प्रोफाइल का डायग्राम देखना चाहो एक बार, तो कुछ इस प्रकार से दिखता है, कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये इक्लिप्स्ड, सॉरी स्टैगर्ड, और ये इक्लिप्स्ड, ये स्टैगर्ड है, ये इक्लिप्स्ड है, बीच में सारे स्क्यू हो जाएंगे। 0 डिग्री पर ये, फिर ये, हर 60 डिग्री पर अप डाउन आता रहेगा इसका, हर 60 डिग्री पर अप डाउन आता रहेगा, ठीक है। ये डायहीड्रल एंगल हो गया और ये एनर्जी हो गई इसकी, तो पोटेंशियल एनर्जी और ये डायहीड्रल एंगल, ठीक है। अब चलते हैं ब्यूटेन पर। ब्यूटेन में मुझे बनाने हैं, क्या बनाने हैं? ब्यूटेन में मुझे बनाने हैं क्या? न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो मैं सिमेट्रिकल बनाऊंगा, ये 1 ये 2, ठीक है। 1 वाला डॉट और 2 वाला राउंड, 1 पर एक मिथाइल लगा है और 2 H लगे हैं, और राउंड वाले पे मिथाइल H H,
अगर मैं 60 डिग्री घुमा दूं तो कैसा दिखने वाला है मेरे को देखो। डॉट वाला फिक्स, राउंड वाले को 60 घुमाना है। तो ME HH ME HH फिर 60 घुमाना है। क्यों? अब नया बनेगा कुछ, देखो। डॉट वाले को फिक्स करने का ME HH और राउंड वाले में ME HH। ठीक है, फिर 60 घुमाने का और फिर 60 घुमाओगे तो अब आपको ऐसा दिखेगा, ME HH और यहां पर आ जाएगा अपोजिट में ME H और H, ऐसा आएगा। अब मुझे आप एक बात बताओ, यहां एंगल 0 डिग्री है, यह है फुली इक्लिप्स, इसको बोलते हैं क्या? फुल्ली इक्लिप्स्ड। ये है गाउची 60 डिग्री, स्टैगर्ड का फॉर्म है ये है पार्सली इक्लिप्स, ये इक्लिप्स का फॉर्म है, पार्सली इक्लिप्स्ड। और ये है आंटी, ये स्टैगर्ड का फॉर्म है। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी आंटी की, स्टैगर्ड वालों की, फिर इक्लिप्स वालों में पार्सली की, और फुली की सबसे कम, क्यों? रिपल्सन सबसे ज्यादा फुली में। और एनर्जी का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली स्टेबिलिटी वगैरह पूछी जा सकती है आपसे। ठीक है, हर 60 डिग्री घुमाने पर नया कन्फर्मर जनरेट होगा। और मान लो कोई बीच वाले हो तो सबका नाम स्क्यू, अगर मान लो 30 डिग्री 32 डिग्री वाले तो स्क्यू कहलाएंगे, है ना? ठीक है, तो ये 4 आपके मेन कन्फर्मर आपको पढ़ने होते हैं। एक गॉच इफेक्ट की बात और आती है यहां पर। गॉच इफेक्ट क्या होता है? जब कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हुआ तो गॉच वाली पोजीशन पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत बढ़िया और बेहतरीन होती है। तो गॉच ज्यादा स्टेबल हो जाता है एनटी पे, फिर पार्सली आता है और फिर फुली आता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुई तो पीछे वाला ऑर्डर, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई तो ये वाला ऑर्डर। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, 2-फ्लोरोइथेनॉल का, 2-फ्लोरोइथेनॉल का मैं एक कन्फर्मर बना रहा हूं और ये गॉच पर बेहतरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। देखो, ये देखो, तो यहां बन जाता है एक चीलेट या रिंग, जिसको बोलते हैं अपन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो गॉच पर ये बहुत बढ़िया होती है। ठीक है, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग गॉच पर बहुत बढ़िया होती है। ऐसा नहीं कि इक्लिप्स पे हो जाए, फुली इक्लिप्स पे। फुली इक्लिप्स पे तो बहुत पास हो जाएंगे, और बहुत पास भाई इतनी ज्यादा नजदीकियां भी अच्छी नहीं होती है ना। बहुत पास हो जाएंगे तो बॉन्ड पेयर, सॉरी, लोन पे रिपल्सन भी होने लगेगा। देखो, अगर तुम सोचो सर यहां फ्लोरीन होता तो मजा आ जाता इसको, अरे भाई इसके 3-3 लोन पेयर फ्लोरीन के, है ना, और इसके 2-2 लोन पेयर, कितना जबरदस्त रिपल्सन लगता। और बॉन्ड बनने का मतलब ये होता है ना कि थोड़ी डिस्टेंस भी मेंटेन होनी चाहिए जीवन में। ठीक है, थोड़ी डिस्टेंस, इतने कुछ डिस्टेंस तो होना चाहिए ना बॉन्ड बनाए, ऐसा थोड़ी एक दूसरे में घुस गए। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन के कुछ कन्फर्मर जो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे चेयर, ट्विस्ट बोट, चेयर, ट्विस्ट बोट, बोट और हाफ चेयर। चेयर, ट्विस्ट बोट, बोट और हाफ चेयर, ये 4 आपको ध्यान रखने हैं। चेयर को कुछ इस प्रकार बनाया करते हैं हम, ट्विस्ट बोट ऐसा होता है, और ट्विस्ट बोट ही एकमात्र ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें। बोट ऐसा होता है, और हाफ चेयर आधी चेयर और आधी बोट। और स्टेबिलिटी चेयर की सबसे ज्यादा, इसी ऑर्डर में लिखा है, फिर ट्विस्ट बोट, फिर बोट, फिर हाफ चेयर, और एनर्जी इसकी होती है। तो ये ऑर्डर ध्यान रखना है आपको, एनर्जी का अपोजिट कर दो। तो ये 4 कन्फर्मर आपको ध्यान रखने। इसमें आपको कोई भी सिस्ट्रांस नहीं पढ़ना, नीट में कोई नहीं आता सिस्ट्रांस, है ना, इससे से ट्रांस है, एक्सियल इक्वेटोरियल है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये 4 नाम ध्यान रख के जाने। ठीक है, और ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है क्योंकि इसका मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजिबल होता है।